शुभ संध्या। आराम से बैठ जाइए, अपनी आंखें बंद कीजिए और हमारे ब्रह्मांड के सबसे अंधेरे कोनों की यात्रा के लिए तैयार हो जाइए। एक पल के लिए कल्पना कीजिए, वह सब कुछ जो आप देख सकते हैं, तारे, ग्रह, आकाश गंगाएं, नीहारिकाएं, यह सारी भव्यता, वह सारा पदार्थ जिसे हम जानते हैं और जिससे हम बने हैं, हम और आप, वह इस पूरे ब्रह्मांड का केवल 5% हिस्सा है। सिर्फ 5%। तो बाकी के 95% का क्या? इसका एक बड़ा हिस्सा, लगभग 27%, एक ऐसी चीज है जिसे वैज्ञानिक डार्क मैटर या अंधेरा पदार्थ कहते हैं। यह एक ऐसा पदार्थ है जिसे किसी ने कभी देखा नहीं, छुआ नहीं और न ही सीधे तौर पर मापा है। लेकिन इसका गुरुत्वाकर्षण प्रभाव इतना विशाल है कि यह अदृश्य सत्ता ही वास्तव में ब्रह्मांडीय ऑर्केस्ट्रा का असली संचालक, कंडक्टर है। यही तय करता है कि आकाशगंगाएं कैसे घूमेंगी, वे कैसे समूहों, क्लस्टर्स में इकट्ठा होंगी और बड़े पैमाने पर हमारा ब्रह्मांड कैसा दिखेगा। आज हम इसी महान रहस्य में उतरेंगे। हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि जो चीज पूरी तरह से अदृश्य है, उसके अस्तित्व के बारे में कैसे पता लगाया जा सकता है और क्यों यह पहेली आधुनिक विज्ञान की सबसे महत्वपूर्ण और रोमांचक पहेलियों में से एक है। तैयार हो जाइए, अंधेरे के साम्राज्य में हमारी यात्रा शुरू होती है। डार्क मैटर की खोज की कहानी एक शास्त्रीय वैज्ञानिक जासूसी कहानी है जिसकी शुरुआत लगभग 100 साल पहले हुई थी। 20वीं सदी के 30 के दशक में स्विस खगोलशास्त्री फ्रिट्ज स्विकी, जो काफी सनकी मिजाज के व्यक्ति थे, वह कोमा क्लस्टर के नाम से जाने जाने वाले आकाशगंगाओं के एक विशाल समूह का अध्ययन कर रहे थे। यह समूह बर्निसिस हेयर तारामंडल में स्थित है। वह इस समूह के भीतर अलग अलग आकाश गंगाओं की गति को माप रहे थे और यही उन्हें एक विरोधाभास का सामना करना पड़ा। आकाश गंगाइयों इतनी तेजी से घूम रही थीं कि उन्हें एक साथ जोड़े रखने के लिए सभी दृश्यमान पदार्थ, उनमें मौजूद सभी तारे, गैस और धूल का गुरुत्वाकर्षण पूरी तरह से अपर्याप्त था। उनके अनुमान के मुताबिक कोमा क्लस्टर को बहुत पहले ही बिखर जाना चाहिए था, ठीक वैसे ही जैसे तेज गति से घूमने वाला कोई ढीला ढाला झूला टूटकर अलग हो जाता है। यह समझाने के लिए कि यह समूह अभी भी क्यों मौजूद है, जविकी ने अनुमान लगाया कि क्लस्टर में कोई छिपा हुआ अदृश्य द्रव्यमान मौजूद है जिसे उन्होंने डंकल मटेरी नाम दिया, जिसका जर्मन से अनुवाद डार्क मैटर, अंधेरा पदार्थ होता है। उनके विचार में इसका गुरुत्वाकर्षण ही वह गोंद था जिसने इस समूह को बांध कर रखा हुआ था। हालांकि उस समय वैज्ञानिक समुदाय ने झ्विकी के विचारों को बहुत हल्के में लिया और संशय व्यक्त किया। उन्हें एक सन की व्यक्ति माना गया और उनके निष्कर्षों को गणितीय त्रुटि समझा गया। इस विचार को गंभीरता से वापस लाने में लगभग 40 साल लग गए और इसका श्रेय एक अन्य महान खगोलशास्त्री को जाता है। तो आइए हम अपनी जांच के पहले अध्याय में गोता लगाते हैं, जिसका शीर्षक है गैलेक्टिक हिंडोले, कैरोसेल का भूत। 20वीं सदी के 70 के दशक में अमेरिकी खगोलशास्त्री एस्ट्रोनॉमर वेरा रुबिन ने अपने सहयोगी केंट फोर्ड के साथ मिलकर हमारी आकाशगंगा, मिल्की वे जैसी सर्पिलाकार गैलेक्सियों का गहन अवलोकन किया। वे यह जानने में रुचि रखते थे कि गैलेक्सी के केंद्र से दूरी के आधार पर तारों के घूमने की गति, घूर्णन गति कैसे बदलती है। न्यूटन के समय से ज्ञात भौतिकी के नियमों के अनुसार गैलेक्सी के बाहरी किनारों पर मौजूद तारों को केंद्र के तारों की तुलना में बहुत धीमी गति से घूमना चाहिए, जहां हमें दिखने वाले पदार्थ, विजिबल मैटर, का अधिकांश द्रव्यमान केंद्रित होता है। हमारी सौरमंडल, सोलर सिस्टम की कल्पना कीजिए। ग्रह जितना दूर होगा, उतनी धीमी गति से घूमेगा। बुध, मरकरी, बहुत तेजी से अपनी कक्षा में चक्कर लगाता है, जबकि दूर का नेपच्यून कहीं अधिक इत्मीनान से चलता है। हर कोई गैलेक्सियों में भी ऐसी ही तस्वीर देखने की उम्मीद कर रहा था, लेकिन वेरा रुबिन ने जो खोज की, वह सभी अपेक्षाओं के बिल्कुल विपरीत थी। गैलेक्सियों के सबसे दूर के किनारों पर मौजूद तारे भी केंद्र के तारों जितनी ही गति से और कभी-कभी तो उनसे भी ज्यादा तेजी से घूम रहे थे।
यह पूरी तरह से अनसुलझा, यानी समझ से परे था। ये ऐसा था जैसे आपने एक हिंडोले कैरोसेल को घुमाया हो और बाहरी किनारे के घोड़े भी केंद्रीय धुरी एक्सेस के पास वाले घोड़ों जितनी ही तेजी से घूम रहे हों। उन्हें अंतरिक्ष में उड़ने से रोकने का एकमात्र तरीका यह था कि गैलेक्सी में भारी मात्रा में अदृश्य द्रव्यमान इनविजिबल मास जोड़ा जाए, जो अपनी गुरुत्वाकर्षण ग्रेविटी से उन्हें उनकी कक्षाओं में बनाए रखे। वेरा रूबिन का यह काम इस बात का पहला अकाट्य और व्यापक रूप से स्वीकृत प्रमाण बन गया कि फ्रिट्ज चोविकी सही थे। गैलेक्सियो एक अदृश्य पदार्थ सब्सटेंस से भरी हुई है, जिसका द्रव्यमान उन सभी तारों के द्रव्यमान से कई गुना अधिक है जिन्हें हम देख सकते हैं। इस विषय की बेहतर व्याख्या के लिए एक एनिमेटेड ग्राफिक का इस्तेमाल किया जा सकता है। एक ग्राफिक जो दूरी के साथ धीमी होती अपेक्षित घूर्णन वक्र एक्सपेक्टेड रोटेशन कर्व को दिखाता हो और उसके बगल में वह वास्तविक सपाट वक्र फ्लैट कर्व जिसे रुबिन ने देखा था। यह सपाट वक्र ही उस अदृश्य पदार्थ की आग की ओर इशारा करने वाला धुआं था। यह खोज ब्रह्मांड विज्ञान कॉस्मोलॉजी में एक निर्णायक मोड़ टर्निंग पॉइंट साबित हुई। वैज्ञानिकों को एहसास हुआ कि ब्रह्मांड जितना दिखता है उससे कहीं ज्यादा जटिल कॉम्प्लेक्स है। जब वेरा रूबिन के शोध ने दुनिया को इस विसंगति अनोमली के अस्तित्व के बारे में आश्वस्त किया, तो वैज्ञानिकों के सामने अगला सवाल यह था, क्या होगा अगर हम बस कुछ देख नहीं पा रहे हैं? क्या होगा अगर यह डार्क मैटर अदृश्य पदार्थ कोई अजीबोगरीब पदार्थ एक्सोटिक सब्सटेंस नहीं है, बल्कि यह सामान्य वस्तुओं का एक ऐसा समूह है जो या तो बहुत धुंधला है या पूरी तरह से अदृश्य है। इसी विचार ने उस परिकल्पना हाइपोथेसिस को जन्म दिया जिसे मैचो नाम दिया गया, जिसका पूर्ण रूप है मैसिव एस्ट्रोफिजिकल कॉम्पैक्ट हेलो ऑब्जेक्ट्स। इस जटिल नाम के पीछे साधारण चीजें छिपी थीं। उदाहरण के लिए ठंडे हो चुके श्वेत वामन व्हाइट ड्वार्फ्स, न्यूट्रॉन तारे, तारकीय द्रव्यमान वाले ब्लैक होल या तथाकथित भूरे वामन ब्राउन ड्वार्फ्स, वे असफल तारे जो अपने भीतर परमाणु संलयन न्यूक्लियर फ्यूजन शुरू करने के लिए बहुत छोटे थे। सैद्धांतिक रूप से यदि हमारी और अन्य आकाशगंगाओं के हेलो परिमंडल इन वस्तुओं से भरे होते, तो उनका कुल द्रव्यमान मास तारों के घूर्णन की प्रेक्षित गति ऑब्जर्व्ड रोटेशन स्पीड्स की व्याख्या कर सकता था और इस परिकल्पना का परीक्षण करना संभव था। इस परीक्षण का विचार बहुत ही सटीक और प्रभावशाली था। यदि हमारे और किसी दूर के तारे के बीच से ऐसा कोई विशाल सघन पिंड मैसिव कॉम्पैक्ट ऑब्जेक्ट गुजरता है, तो आइंस्टीन के सापेक्षता के सिद्धांत के अनुसार उसका गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र ग्रेविटेशनल फील्ड एक लेंस की तरह काम करेगा और थोड़े समय के लिए तारे को अधिक चमकीला बना देगा। इस घटना को गुरुत्वाकर्षण माइक्रोलेंसिंग ग्रेविटेशनल माइक्रोलेंसिंग कहा जाता है। 90 के दशक में कई बड़े पैमाने पर परियोजनाएं शुरू की गई, जिन्होंने वर्षों तक पड़ोसी आकाशगंगाओं में लाखों तारों का अवलोकन किया ताकि वे ऐसी घटनाओं को पकड़ सकें। और उन्होंने वास्तव में ऐसी कुछ घटनाएं पाई भी, लेकिन उनकी संख्या विनाशकारी रूप से कम थी। अवलोकनों से पता चला कि मैचो प्रकार की वस्तुएं आवश्यक अदृश्य द्रव्यमान का केवल एक बहुत छोटा अंश ही हो सकती है। डार्क मैटर के प्रभाव की व्याख्या करने के लिए उनकी संख्या पर्याप्त नहीं थी। इस प्रकार यह परिकल्पना बड़े पैमाने पर खारिज कर दी गई। यह स्पष्ट हो गया कि उत्तर साधारण खगोलीय पिंडों एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जेक्ट्स में नहीं खोजना चाहिए। इसका जवाब किसी पूरी तरह से अलग चीज में छिपा है, किसी ऐसी चीज में जो हमारे परिचित प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉनों से नहीं बनी है। डार्क मैटर केवल कोई धुंधली चीज नहीं है, ये कुछ मौलिक रूप से नया है। जब यह स्पष्ट हो गया कि डार्क मैटर कोई सामान्य वस्तु नहीं है, तब वैज्ञानिकों ने इसकी पहचान की रूपरेखा खाका तैयार करना शुरू किया। इस पदार्थ को बिना देखे हम इसके बारे में क्या-क्या जानते हैं। सबसे पहले, यह अदृश्य डार्क है। इसका मतलब है कि यह न तो प्रकाश उत्सर्जित करता है, न अवशोषित करता है
और न ही इसे परावर्तित करता है। ये किसी भी तरह के विद्युत चुंबकीय विकिरण पर कोई प्रतिक्रिया नहीं करता। ये फोटोनों के लिए पूरी तरह से पारदर्शी है। अगर आप डार्क मैटर का एक टुकड़ा अपने हाथ में पकड़ पाते, तो वह पूरी तरह से अदृश्य होता और रोशनी बिना किसी बाधा के उसमें से गुजर जाती। दूसरी बात, यह सामान्य पदार्थ के साथ केवल गुरुत्वाकर्षण के माध्यम से प्रतिक्रिया करता है। वास्तव में इसी गुरुत्वाकर्षण प्रभाव के कारण ही हम इसे खोज पाए हैं। अभी तक इसका यही एकमात्र ज्ञात अस्तित्व है। यह तारों, आकाशगंगाओं और यहां तक कि प्रकाश को भी अपनी ओर खींचता है, लेकिन किसी अन्य मूलभूत प्रतिक्रिया में भाग नहीं लेता। तीसरी बात, इसे शीतल, कोल्ड होना चाहिए। ब्रह्मांड विज्ञान में शीतल शब्द का अर्थ सामान्य कम तापमान से नहीं है। इसका मतलब है कि डार्क मैटर के कण धीमी गति से चलते हैं। वे प्रकाश की गति से बहुत धीमी गति से चलते हैं। यह इतना महत्वपूर्ण क्यों है? क्योंकि केवल धीमी गति से चलने वाला पदार्थ ही गुरुत्वाकर्षण के प्रभाव में घने गुच्छों में जमा हो सकता है, और यही गुच्छे उन हेलोस का निर्माण करते हैं, जिनमें बाद में आकाशगंगाएं जन्म लेती हैं। अगर डार्क मैटर गर्म होता, यानी अगर इसके कण प्रकाश की गति के करीब उड़ रहे होते, तो वे पर्याप्त रूप से घनी संरचनाएं बनाने से पहले ही बिखर जाते। ब्रह्मांड की विशालकाय संरचना, लार्ज स्केल स्ट्रक्चर की मॉडलिंग से पता चलता है कि शीतल डार्क मैटर के बिना आकाशगंगाओं और उनके समूहों का वह जाल नहीं बन पाता जो हम देखते हैं। हमारा ब्रह्मांड बहुत अधिक समरूप, यूनिफॉर्म होता, और अंत में डार्क मैटर को स्थायी, स्टेबल होना चाहिए। यह ब्रह्मांड के जन्म के शुरुआती क्षणों से मौजूद है और पिछले लगभग 14 अरब वर्षों में विघटित, डिके नहीं हुआ है। तो हमारा संदिग्ध कौन है? एक अदृश्य, गुरुत्वाकर्षण वाला, शीतल और स्थायी पदार्थ, जो ऐसे कणों से बना है जो कण भौतिकी के स्टैंडर्ड मॉडल में मौजूद नहीं है। अब ये सिर्फ एक परिकल्पना नहीं है, बल्कि सख्त जरूरतों का एक पूरा सेट है, जिसे इस भूमिका का कोई भी उम्मीदवार पूरा करना चाहिए। डार्क मैटर के अध्ययन के लिए एक और अत्यंत शक्तिशाली उपकरण है गुरुत्वाकर्षण लेंसिंग, ग्रेविटेशनल लेंसिंग। लेकिन यह उस माइक्रो लेंसिंग की तुलना में कहीं अधिक बड़े पैमाने पर काम करता है, जिसकी हमने चर्चा की थी। कल्पना कीजिए कि आप किसी दूर की आकाशगंगा गैलेक्सी को देख रहे हैं। यदि आपके और उस आकाशगंगा के बीच बड़ी मात्रा में पदार्थ मौजूद है, उदाहरण के लिए आकाशगंगाओं का पूरा एक समूह, क्लस्टर, तो उसका गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र एक विशाल ब्रह्मांडीय लेंस की तरह काम करेगा। आइंस्टीन के सामान्य सापेक्षता के सिद्धांत, जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के अनुसार, अत्यधिक द्रव्यमान वाली वस्तुएं अपने चारों ओर के स्पेस टाइम, अंतरिक्ष समय को विकृत कर देती हैं, और उनके पास से गुजरने वाला प्रकाश इन मुड़े हुए रास्तों पर चलने के लिए मजबूर होता है। नतीजतन दूर की आकाशगंगा की छवि विकृत हो जाती है। यह खींचकर एक छाप, आर्क का रूप ले सकती है, दो हिस्सों में बंट सकती है, या यहां तक कि एक वलय, रिंग में बदल सकती है, जिसे आइंस्टीन रिंग के नाम से जाना जाता है। इस विरूपण, डिस्टॉर्शन की शक्ति सीधे तौर पर लेंस बनाने वाली वस्तु के द्रव्यमान पर निर्भर करती है। और यहीं से सबसे दिलचस्प बात शुरू होती है। खगोलविद आकाशगंगाओं के एक समूह को देखते हैं। उसमें मौजूद सभी दृश्यमान, विजिबल सितारों और गैस की गणना करके उसके द्रव्यमान का अनुमान लगाते हैं, और फिर यह देखते हैं कि यह समूह उससे भी अधिक दूर की वस्तुओं से आने वाली रोशनी को कितना विकृत करता है। और बार बार यह पता चलता है कि यह प्रेक्षित, ऑब्जर्व्ड विरूपण दृश्यमान पदार्थ के द्रव्यमान के आधार पर जितना होना चाहिए, उससे कहीं अधिक मजबूत होता है। इसका मतलब है कि क्लस्टर में भारी मात्रा में अतिरिक्त अदृश्य द्रव्यमान मौजूद है, जो इस शक्तिशाली लेंसिंग प्रभाव को उत्पन्न कर रहा है। इतना ही नहीं, इन विकृतियों का विश्लेषण करके वैज्ञानिक क्लस्टर में मौजूद कुल द्रव्यमान, दृश्यमान और डार्क दोनों के वितरण का नक्शा, मैप बना सकते हैं। और ये नक्शे स्पष्ट रूप से दिखाते हैं कि अधिकांश द्रव्यमान सितारों की जगह पर केंद्रित नहीं है, बल्कि डार्क मैटर के एक विशाल विस्तृत प्रभामंडल
डिफ्यूज्ड हेलो में है, जो दृश्यमान आकाशगंगाओं को घेरे हुए है। इसका एक सबसे ज्वलंत उदाहरण है पुलेट क्लस्टर। पुलेट क्लस्टर यह दो आकाशगंगा समूहों की टक्कर का परिणाम है। तस्वीरों में हम देखते हैं कि टक्कर के दौरान गर्म गैस, जो कि दृश्यमान पदार्थ है, धीमी होकर केंद्र में रह गई, जबकि गुरुत्वाकर्षण लेंसिंग के नक्शे दर्शाते हैं कि मुख्य द्रव्यमान यानी डार्क मैटर बिना धीमा हुए एक दूसरे के आर पार निकल गया और अब किनारों पर मौजूद है। यह इस बात का सीधा प्रमाण है कि डार्क मैटर गुरुत्वाकर्षण के अलावा लगभग किसी भी चीज के साथ परस्पर क्रिया इंटरैक्ट नहीं करता है। गैलेक्सी के अवलोकन के अलावा एक और पूरी तरह से स्वतंत्र डेटा स्रोत है जो डार्क मैटर के अस्तित्व की ओर इशारा करता है। इसे कॉस्मिक माइक्रोवेव पृष्ठभूमि सीएमबी या अवशेषी विकिरण कहते हैं। यह मूल रूप से बिग बैंग की गूंज है। यह उस शुरुआती ब्रह्मांड से आई रोशनी है जब उसकी उम्र सिर्फ 3,80,000 साल थी। उससे पहले ब्रह्मांड इतना गर्म और सघन था कि वह प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और फोटॉन से बने एक अपारदर्शी प्लाज्मा के रूप में मौजूद था। जब यह पर्याप्त रूप से ठंडा हुआ तो प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन परमाणु बनाने के लिए जुड़ गए और ब्रह्मांड अचानक पारदर्शी हो गया। प्लाज्मा में कैद वह रोशनी आखिरकार आजादी से फैलने लगी और आज हम इसे आकाश के हर कोने से आती हुई माइक्रोवेव विकिरण के रूप में देखते हैं। यह विकिरण पूरी तरह से एक समान नहीं है। इसके नक्शे पर तापमान के बेहद छोटे उतार चढ़ाव, तापमान में भिन्नताएं हैं। ऐसे धब्बे जो औसत से 1,00,000वां हिस्सा डिग्री ज्यादा या कम गर्म है। ये भिन्नताएं पदार्थ के शुरुआती जमावों के निशान हैं, जिनसे आगे चलकर गैलेक्सी और उनके समूह विकसित हुए। इन धब्बों के आकार और वितरण का विश्लेषण करके वैज्ञानिक अविश्वसनीय सटीकता के साथ प्रारंभिक ब्रह्मांड की संरचना का पता लगा सकते हैं। यह ठीक वैसा ही है जैसे पानी में पड़ने वाली लहरों के पैटर्न से यह अंदाजा लगाना कि कौन से पत्थर फेंके गए थे। और ये डेटा हमें क्या बताते हैं? वे कहते हैं कि तापमान में ये भिन्नताएं जिन्हें हम देखते हैं, उन्हें बनाने के लिए साधारण बैरियोनिक पदार्थ जिससे हम बने हैं, ब्रह्मांड में कुल ऊर्जा घनत्व का केवल लगभग 5% रहा होगा। लगभग 27% हिस्सा कोल्ड डार्क मैटर, शीतल डार्क मैटर का होना चाहिए था। बाकी हिस्सा डार्क एनर्जी का है। प्रारंभिक ब्रह्मांड के अवलोकन से प्राप्त हुए ये आंकड़े आधुनिक गैलेक्सी के अवलोकन से प्राप्त आंकड़ों के साथ आश्चर्यजनक रूप से सटीक मेल खाते हैं। ये दो पूरी तरह से स्वतंत्र तरीके हैं जो एक ही बात की ओर इशारा करते हैं। इस तरह का मेल एक बहुत ही मजबूत तर्क प्रस्तुत करता है कि कोल्ड डार्क मैटर मॉडल सही है। इसके बिना हम न तो गैलेक्सी के घूमने की गति को समझा सकते हैं और न ही अवशेषी विकिरण की संरचना को। तो हमने यह तो तय कर लिया है कि डार्क मैटर अदृश्य पदार्थ मौजूद है और यह सामान्य कणों से नहीं बना है। ये हमें उस भौतिकी फिजिक्स के एक बिल्कुल नए और अनछुए संसार में ले जाता है जो तथाकथित स्टैंडर्ड मॉडल की सीमा से बाहर है। स्टैंडर्ड मॉडल एक ऐसा सिद्धांत है जो हमारे झात सभी मौलिक कणों जैसे कि क्वार्क, लेप्टॉन और बोसॉन और 4 में से 3 बुनियादी अंतःक्रियाओं मजबूत, कमजोर और विद्युत चुंबकीय को शानदार ढंग से समझाता है। लेकिन इसमें एक भी ऐसा कण नहीं है जो ठंडे डार्क मैटर की भूमिका निभा सके। इसका सीधा मतलब है कि डार्क मैटर नई भौतिकी में झांकने का एक माध्यम या एक खिड़की है। सैद्धांतिक भौतिकविदों ने यह पता लगाने के लिए कई परिकल्पनाएं पेश की हैं कि यह नया कण कैसा हो सकता है। वर्षों से सबसे लोकप्रिय और सबसे अच्छी तरह से विकसित उम्मीदवार रहा है विम्प, WMP, जिसका मतलब है वीकली इंटरैक्टिंग मैसिव पार्टिकल, यानी कमजोर रूप से अंतःक्रिया करने वाला विशाल कण। इस सिद्धांत के अनुसार विम्प प्रोटॉन से लगभग 100 गुना भारी कण होते हैं। वे मजबूत और विद्युत चुंबकीय अंतःक्रियाओं में हिस्सा नहीं लेते। यही कारण है कि वे अदृश्य हैं, लेकिन वे कमजोर परमाणु अंतःक्रिया में शामिल हो सकते हैं। वही अंतःक्रिया जो कुछ प्रकार के रेडियोधर्मी क्षय के लिए जिम्मेदार है।
यह परिकल्पना इतनी आकर्षक क्यों है? इसका कारण है तथाकथित विम्प चमत्कार, WEMP मिरेकल। गणनाएं बताती हैं कि यदि ऐसे कण प्रारंभिक ब्रह्मांड में मौजूद होते और अन्य कणों के साथ ऊष्मीय संतुलन में होते, तो ब्रह्मांड के फैलने और ठंडा होने पर उनकी संख्या विनाश, एनिहिलेशन के कारण कम होती जाती। यानी जब दो कण टकराते और दूसरे कणों में बदल जाते, अंततः उनकी संख्या ठीक उतनी ही बचती जितनी हमें डार्क मैटर की अवलोकन की गई सघनता, डेंसिटी को समझाने के लिए जरूरी है। यह संयोग इतना सटीक है कि इसे महज इत्तेफाक मानना मुश्किल है। स्टैंडर्ड मॉडल का विस्तार करने वाले कई सिद्धांत, जैसे कि सुपरसिमेट्री, स्वाभाविक रूप से ऐसे कणों के अस्तित्व की भविष्यवाणी करते हैं। सुपरसिमेट्री मानती है कि हमारे ज्ञात प्रत्येक कण का एक अधिक भारी सुपर पार्टनर होता है। इन सुपर पार्टनर्स में से जो सबसे हल्का होता है, वह आमतौर पर स्थिर होता है और उसमें विम्प के लिए आवश्यक सभी गुण मौजूद होते हैं। इस तरह विम्प की परिकल्पना न केवल डार्क मैटर की व्याख्या करती है, बल्कि मौलिक कणों की भौतिकी की कुछ अन्य समस्याओं को भी हल करती है। यदि विम्प्स, WMs सचमुच मौजूद हैं, तो उनके कमजोर इंटरैक्शन के बावजूद उन्हें खोजने का कोई ना कोई मौका जरूर होना चाहिए। अभी जब हम आपस में बात कर रहे हैं, पृथ्वी हमारी मिल्की वे आकाशगंगा को घेरे हुए डार्क मैटर के एक विशाल प्रभामंडल हेलो से होकर गुजर रही है। इसका मतलब है कि हर सेकंड इन अरबों काल्पनिक कणों की बौछार हमारे शरीर और पूरे ग्रह से होकर गुजर रही है। लेकिन समस्या यह है कि ये कण लगभग किसी भी चीज के साथ परस्पर क्रिया, इंटरैक्ट नहीं करते। आपके शरीर में मौजूद किसी परमाणु के नाभिक से विम्प के टकराने की संभावना नगण्य है। लेकिन अगर हम बहुत सारे परमाणुओं से बना एक विशाल डिटेक्टर ले और लंबे समय तक इंतजार करें, तो शायद ऐसी टक्कर को रिकॉर्ड करने का मौका मिल सकता है। डार्क मैटर की सीधी पहचान के प्रयोग, डायरेक्ट डिटेक्शन एक्सपेरिमेंट्स, ठीक इसी सिद्धांत पर आधारित है। कॉस्मिक किरणों और प्राकृतिक रेडियोधर्मिता के पृष्ठभूमि शोर से बचने के लिए जो विम्प सिग्नल की नकल कर सकते हैं, इन डिटेक्टरों को जमीन के बहुत नीचे, पुरानी खदानों में या पहाड़ों के नीचे बनाया जाता है। चट्टानें एक प्राकृतिक ढाल, शील्ड का काम करती हैं। यह डिटेक्टर आमतौर पर एक विशाल टैंक होता है, जिसे अत्यधिक शुद्ध, अल्ट्रा प्योर, द्रवीकृत नोबल गैस, जैसे कि जेनॉन या आर्गन से भरा जाता है। जब अंतरिक्ष से आया हुआ कोई विम्प अंततः जेनॉन नाभिक से टकराता है, तो वह अपनी ऊर्जा का कुछ हिस्सा नाभिक को स्थानांतरित कर देता है। प्रतिक्रिया में वह नाभिक प्रकाश की एक छोटी सी चमक, जिसे सिंटिलेशन कहते हैं, और कुछ इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित करता है। टैंक के ऊपर और नीचे लगे संवेदनशील फोटो डिटेक्टर इस प्रकाश और इलेक्ट्रॉनों दोनों को रिकॉर्ड करते हैं, जिससे इंटरैक्शन की जगह और ऊर्जा को सटीक रूप से निर्धारित किया जा सकता है। इस तरह के सबसे प्रसिद्ध प्रयोग इटली में क्सीनॉन टी, अमेरिका में एलुक्स ज़ेपेलिन, एलजीड और चीन में पेंडाएक्स है। फुश में इन प्रयोगों ने अविश्वसनीय संवेदनशीलता हासिल कर ली है, लेकिन अभी तक विम्प्स के कोई ठोस सिग्नल नहीं मिले हैं। यह खामोशी वैज्ञानिकों को या तो विम्प्स के गुणों पर पुनर्विचार करने या फिर अन्य परिकल्पनाओं पर और अधिक सक्रिय रूप से विचार करने के लिए मजबूर कर रही है। शायद विम्प्स अनुमान से भी ज्यादा कमजोर तरीके से इंटरैक्ट कर रहे हैं, या उनकी द्रव्यमान सीमा, मास रेंज अलग है। और यह भी हो सकता है कि डार्क मैटर विम्प्स हो ही नहीं। प्रत्यक्ष खोज के अलावा विम्पों की तलाश का एक और तरीका है, अप्रत्यक्ष खोज। इसके पीछे की सोच यह है कि भले ही विम्प सामान्य पदार्थ के साथ बहुत कम बातचीत करते हो, लेकिन उन्हें आपस में तो टकराना ही चाहिए। यह टकराव खास तौर पर उन जगहों पर अधिक होना चाहिए जहां डार्क मैटर की सांद्रता ज्यादा है, जैसे कि हमारी आकाशगंगा का केंद्र या बॉनी उपग्रह आकाशगंगाओं के केंद्र। जब दो विम्प आपस में टकराते हैं, तो वे विलय, एनाहिलेट होकर गायब हो सकते हैं। इस प्रक्रिया में वे सामान्य कणों जैसे फोटॉन, खासकर गामा किरणें, न्यूट्रिनो, इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन
कि एक धारा में बदल जाते हैं। इन विलय उत्पादों को हम अपनी दूरबीनों से पता लगाने की कोशिश कर सकते हैं। उदाहरण के लिए फर्मी एलआईटी जैसे अंतरिक्ष गामा दूरबीनें लगातार आकाश को स्कैन करती रहती है, यह देखने के लिए कि क्या आकाशगंगा के केंद्र से जरूरत से ज्यादा गामा किरणें आ रही हैं। यदि हमें वहां कोई ऐसा संकेत मिलता है जिसे ज्ञात खगोल भौतिक स्रोतों जैसे पल्सर या ब्लैक होल द्वारा समझाया नहीं जा सकता, तो यह डार्क मैटर के विलय का प्रमाण हो सकता है। अंटार्कटिका में स्थित आइस क्यूब जैसी न्यूट्रिनो दूरबीनें एक अलग तरीका अपनाती हैं। वे ऐसे न्यूट्रिनो की तलाश करती हैं जो सूर्य के गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र में फंसकर उसके केंद्र में जमा हुए विम्पों के विलय से उत्पन्न हुए हों। पिछले कुछ वर्षों में डेटा में कई दिलचस्प संकेत और विसंगतियां मिली हैं। उदाहरण के लिए आकाशगंगा के केंद्र से अतिरिक्त गामा किरणें आ रही थीं, जिनकी विशेषताएं विम्पों के संकेत से मिलती-जुलती थीं। हालांकि आगे के विश्लेषण से पता चला कि इन संकेतों को अधिक सामान्य कारणों से भी समझाया जा सकता है, जैसे कि बड़ी संख्या में अनखोजे हुए मिलीसेकंड पल्सर का होना। आज तक डार्क मैटर के विलय का कोई ठोस सबूत नहीं मिला है। प्रत्यक्ष खोज की तरह यह महान सन्नाटा भी विम्पो के सबसे सरल मॉडलों पर सवाल उठाता है और वैज्ञानिकों को खोज के दायरे को बढ़ाने के लिए मजबूर करता है। डार्क मैटर की खोज का तीसरा मोर्चा, थर्ड फ्रंट, दुनिया के सबसे शक्तिशाली कण त्वरकों पार्टिकल एक्सेलरेटर्स पर केंद्रित है, जैसे कि सर्न में स्थित लार्ज हैड्रॉन कोलाइडर एलएचसी। इस खोज का विचार अंतरिक्ष में चल रही खोजों के बिल्कुल विपरीत है। हम जानते हैं कि प्रकृति में विम्स नामक ये कण, अगर वे मौजूद हैं, आपस में टकराकर सामान्य कणों में बदल जाते हैं। तो क्या हम बहुत अधिक ऊर्जा के साथ सामान्य कणों को टकराकर डार्क मैटर के कणों का निर्माण नहीं कर सकते? एलएचसी में प्रोटॉन को प्रकाश की गति के लगभग बराबर रफ्तार तक तेज किया जाता है और फिर उन्हें आपस में टकराया जाता है। इस टक्कर के बिंदु पर इतनी जबरदस्त ऊर्जा निकलती है कि आइंस्टीन के प्रसिद्ध सूत्र EH-mc2 के अनुसार वह नए और यहां तक कि बेहद भारी कणों के द्रव्यमान मैस में बदल सकती है। टक्कर वाली जगहों के चारों ओर लगाए गए डिटेक्टर सेंसर्स इस प्रक्रिया में पैदा होने वाले सभी कणों को रिकॉर्ड करते हैं। लेकिन सवाल यह है कि यदि डार्क मैटर का कण अदृश्य है और डिटेक्टर के साथ कोई क्रिया नहीं करता, तो उसे देखा कैसे जाए? इसके लिए भौतिक विज्ञानी एक तरकीब का इस्तेमाल करते हैं। वे ऐसे इवेंट्स की तलाश करते हैं जिनमें ऊर्जा की कमी, मिसिंग एनर्जी दिखाई देती है। ऊर्जा और संवेग मोमेंटम के संरक्षण के नियम के अनुसार टक्कर से पहले और टक्कर के बाद के कणों की कुल ऊर्जा और संवेग हमेशा बराबर होना चाहिए। यदि टक्कर के परिणाम स्वरूप डार्क मैटर के कणों की एक जोड़ी पैदा होती है, तो वे डिटेक्टर में कोई निशान छोड़े बिना ही दूर निकल जाएंगे, लेकिन वे अपने साथ ऊर्जा और संवेग का एक हिस्सा ले जाएंगे। डिटेक्टर यही दर्ज करेगा कि दिखाई देने वाले कण एक तरफ तो बिखर गए हैं, लेकिन दूसरी तरफ कुछ भी नहीं है, जैसे किसी अदृश्य चीज ने उन्हें किनारे धकेल दिया हो। ऊर्जा का यही असंतुलन, जिसे गुम अनुप्रस्थ ऊर्जा मिसिंग ट्रांसवर्स एनर्जी कहा जाता है, इन अदृश्य कणों के पैदा होने का अप्रत्यक्ष प्रमाण इनडायरेक्ट एविडेंस होगा। एलएचसी में इस तरह की खोजें जोरों पर चल रही हैं। वैज्ञानिक ऐसे इवेंट्स खोज रहे हैं जहां एक शक्तिशाली फोटोन या हैड्रॉन्स का एक जेट तो पैदा होता है, लेकिन साथ ही बड़ी मात्रा में लापता ऊर्जा भी पाई जाती है। हालांकि अब तक जितने भी इवेंट्स देखे गए हैं, वे सभी मानक मॉडल, स्टैंडर्ड मॉडल की भविष्यवाणियों के साथ पूरी तरह मेल खाते हैं। कोलाइडर में अभी तक न तो नए भौतिकी, न्यू फिजिक्स का और न ही डार्क मैटर कणों के जन्म का कोई ठोस संकेत मिला है। ये पहेली का एक और टुकड़ा है जो ये बताता है कि अगर विम्प मौजूद हैं भी, तो शायद उनके गुण उतने सरल नहीं है जितना हमने सोचा था, या फिर डार्क मैटर शायद विम्प है ही नहीं। चूंकि विम्प्स WMs की खोज में अभी तक सफलता नहीं मिली है, इसलिए वैज्ञानिक अब डार्क मैटर के उम्मीदवारों के
एक अन्य वर्ग पर अधिक ध्यान दे रहे हैं। इनमें से सबसे दिलचस्प कण है एक्सियोनन। एक्सियोनन एक काल्पनिक, बेहद हल्का कण है, जिसे 70 के दशक में कण भौतिकी, पार्टिकल फिजिक्स की एक पूरी तरह से अलग समस्या को हल करने के लिए प्रस्तावित किया गया था, जिसे स्ट्रांग सीपी समस्या कहा जाता है। यह समस्या इस बात से जुड़ी है कि प्रबल नाभिकीय अन्योन्य क्रिया, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर इंटरैक्शन, दुर्बल अन्योन्य क्रिया, वीक इंटरैक्शन के विपरीत एक निश्चित समरूपता, सीपी इनवेरियंस का उल्लंघन क्यों नहीं करती। इस समस्या को हल करने वाला सिद्धांत एक नए कण, एक्सियॉन के अस्तित्व की भविष्यवाणी करता है। दिलचस्प बात यह है कि यह कण, जिसे पूरी तरह से दूसरे उद्देश्यों के लिए डिजाइन किया गया था, डार्क मैटर के लिए उपयुक्त कई गुण रखता है। भारी विम्स के विपरीत एक्सियॉन को अत्यंत हल्का होना चाहिए, इलेक्ट्रॉन से अरबों गुना हल्का। अपने कम द्रव्यमान के कारण ये कणों की तरह कम और तरंगों की तरह अधिक व्यवहार करते हैं। प्रारंभिक ब्रह्मांड में ये भारी मात्रा में उत्पन्न हुए होंगे और आज एक विशाल सुसंगत क्षेत्र, कोहेरेंट फील्ड, बनाते हैं, जो पूरे ब्रह्मांड में फैला हुआ है, एक तरह का अदृश्य महासागर। भले ही व्यक्तिगत एक्सियॉन पदार्थ के साथ लगभग कोई अन्योन्य क्रिया नहीं करते, उनके सामूहिक तरंग प्रभाव का पता लगाया जा सकता है। एक्सियॉन का मुख्य पूर्वानुमानित गुण यह है कि यह एक प्रबल चुंबकीय क्षेत्र की उपस्थिति में फोटॉन में बदल सकता है, और विपरीत भी। एक्सियॉन की खोज के प्रयोग इसी प्रभाव पर आधारित है। इनमें सबसे प्रसिद्ध है ADMX, यानी एक्सियॉन डार्क मैटर एक्सपेरिमेंट। इसमें एक शक्तिशाली सुपरकंडक्टिंग चुंबक होता है, जिसके अंदर एक रेजोनेटर, एक खोखला तांबे का कक्ष रखा होता है। जब यह डिटेक्टर एक्सियॉन के गांगेय महासागर के पार जाता है, तो उनमें से कुछ प्रबल चुंबकीय क्षेत्र में प्रवेश करते हुए माइक्रोवेव फोटॉन में परिवर्तित हो जाने चाहिए। यदि रेजोनेटर की आवृत्ति को एक्सियॉन के द्रव्यमान के अनुरूप आवृत्ति पर सेट किया जाए, तो अनुनाद, रेजोनेंस उत्पन्न होगा और हम एक बहुत ही कमजोर माइक्रोवेव सिग्नल रिकॉर्ड कर पाएंगे। यह एक रेडियो रिसीवर को सही स्टेशन पर ट्यून करने जैसा है। समस्या यह है कि हमें एक्सियॉन का सटीक द्रव्यमान नहीं पता है, इसलिए हमें आवृत्तियों की एक बहुत विस्तृत श्रृंखला को धीरे धीरे स्कैन करना पड़ता है। यह एक श्रम साध्य और लंबी प्रक्रिया है, लेकिन यह सक्रिय रूप से जारी है और आने वाले वर्षों में ऐसे प्रयोगों की संवेदनशीलता में काफी वृद्धि होगी। एक्सियॉन विम्स के लिए एक सुंदर और सहज विकल्प प्रस्तुत करते हैं, और उनकी खोज भौतिकी के लिए दोहरी जीत होगी। डार्क मैटर के उम्मीदवारों की लंबी सूची में कुछ और भी ज्यादा अनोखे विचार शामिल हैं। ऐसा ही एक विचार है स्टेराइल न्यूट्रिनो का। हमें सामान्य न्यूट्रिनो के 3 प्रकारों या फ्लेवर्स के बारे में जानकारी है: इलेक्ट्रॉन, म्यूओनन और टाउ न्यूट्रिनो। ये बेहद हल्के कण होते हैं जो केवल कमजोर, वीक और गुरुत्वाकर्षण, ग्रेविटेशनल बलों में भाग लेते हैं। इन्हें एक समय डार्क मैटर का उम्मीदवार माना जाता था, लेकिन रिसर्च से पता चला कि ये कण बहुत हल्के और बहुत तेज हैं। इन्हें हॉट डार्क मैटर कहा जाता है और ये आकाश गंगाओं, गैलेक्सीज के बनने की प्रक्रिया को समझा नहीं सकते। हालांकि कुछ सिद्धांत एक चौथे प्रकार के न्यूट्रिनो की मौजूदगी का अनुमान लगाते हैं, जिसे स्टेराइल न्यूट्रिनो नाम दिया गया है। इसे स्टेराइल यानी बांझ, निष्क्रिय इसलिए कहा जाता है क्योंकि यह गुरुत्वाकर्षण बल को छोड़कर स्टैंडर्ड मॉडल के किसी भी अन्य डायरेक्शन में बिल्कुल हिस्सा नहीं लेता। यह सामान्य न्यूट्रिनो के साथ केवल एक बहुत ही विशिष्ट मिश्रण, मिक्सिंग तंत्र के माध्यम से इंटरैक्ट करता है। अगर स्टेराइल न्यूट्रिनो पर्याप्त रूप से भारी होते, किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट रेंज में, जो सामान्य न्यूट्रिनो से भारी है लेकिन विम्प्स से काफी हल्का, तो वे वार्म डार्क मैटर बन सकते हैं। वे आकाश गंगाओं के निर्माण के लिए काफी धीमे होंगे, लेकिन वे छोटे पैमानों पर संरचना को थोड़ा समतल, स्मूदन कर सकते हैं, जिससे कोल्ड डार्क मैटर के स्टैंडर्ड मॉडल की कुछ पहेलियां हल हो सकती हैं। इस परिकल्पना की एक दिलचस्प भविष्यवाणी है
भले ही स्टेराइल न्यूट्रिनो बहुत स्थिर होते हैं, लेकिन वे कभी-कभी बहुत दुर्लभ रूप से विघटित टिके हो सकते हैं। उदाहरण के लिए, एक सामान्य न्यूट्रिनो और एक फोटॉन में, इस फोटॉन में एक बहुत ही विशिष्ट ऊर्जा होगी जो स्टेराइल न्यूट्रिनो के द्रव्यमान के ठीक आधी होगी। खगोलशास्त्री आकाश गंगाओं और समूहों के एक्स-रे स्पेक्ट्रम में एक निश्चित ऊर्जा पर एक पतली उत्सर्जन रेखा एमिशन लाइन की तलाश कर रहे हैं जो ऐसे विघटन का संकेत हो सकती है। साल 2014 में लगभग 3-5 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट की ऊर्जा वाली एक रहस्यमय एक्स-रे रेखा की खोज की कई खबरें सामने आईं। यह 7 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट द्रव्यमान वाले स्टेराइल न्यूट्रिनो के अनुरूप हो सकती थी। इस खोज ने काफी हलचल मचाई, लेकिन बाद में किए गए अधिक सटीक अवलोकन ऑब्जर्वेशंस इस सिग्नल की न तो निर्णायक रूप से पुष्टि कर पाए और न ही इसे खारिज कर पाए। इसलिए यह सवाल आज भी अनसुलझा है और स्टेराइल न्यूट्रिनो की खोज लगातार जारी है। आइए थोड़ी देर के लिए हम कणों की दुनिया को भूलकर इस समस्या को बिल्कुल नए नजरिए से देखते हैं। क्या हो अगर डार्क मैटर जैसी कोई चीज हो ही ना? क्या हो अगर हम ब्रह्मांड के घटकों को समझने में नहीं, बल्कि गुरुत्वाकर्षण के नियमों को समझने में ही गलती कर रहे हो? डार्क मैटर के अस्तित्व के बारे में हमारे सभी निष्कर्ष इस धारणा पर टिके हैं कि न्यूटन का सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियम और आइंस्टीन का सामान्य सापेक्षता सिद्धांत जनरल रिलेटिविटी हर पैमाने पर सही है। लेकिन हमने इनकी उच्च सटीकता की जांच केवल सौरमंडल सोलर सिस्टम की सीमा तक ही की है। तो क्या होगा अगर गैलेक्सियों और उनके समूहों क्लस्टर्स के पैमाने पर गुरुत्वाकर्षण किसी और तरह से काम करता हो? यह विचार वैकल्पिक सिद्धांतों का आधार है, जिनमें सबसे प्रसिद्ध है एमओएंड यानी मॉडिफाइड न्यूटनियन डायनामिक्स। इस सिद्धांत को 80 के दशक में इजरायली भौतिक विज्ञानी मोर्दकई मिलग्रोम ने प्रस्तावित किया था। इसका सार यह है कि गुरुत्वाकर्षण का नियम बहुत कम त्वरण एक्सेलरेशन पर बदल जाता है। सौरमंडल की सामान्य परिस्थितियों में जहां त्वरण अधिक होता है, गुरुत्वाकर्षण न्यूटन के नियमों के अनुसार ही काम करता है। लेकिन गैलेक्सियों के किनारों पर, जहां तारे बहुत कम गुरुत्वाकर्षण खिंचाव महसूस करते हैं और इसीलिए उनका त्वरण बहुत छोटा होता है, वहां गुरुत्वाकर्षण न्यूटन के सिद्धांत की भविष्यवाणी से ज्यादा मजबूत हो जाता है। यही अतिरिक्त खिंचाव बताता है कि किनारों के तारे इतनी तेजी से क्यों घूमते हैं। इसके लिए हमें किसी भी अतिरिक्त द्रव्यमान को शामिल करने की जरूरत नहीं पड़ती। एमओएनडी सिर्फ एक नए सार्वभौमिक पैरामीटर का उपयोग करके कई गैलेक्सियों के घूर्णन वक्रों रोटेशन कर्व्स को आश्चर्यजनक रूप से अच्छी तरह से समझाता है। ये काफी सहज और बेहतरीन लगता है। हालांकि इस सिद्धांत में भी कुछ गंभीर समस्याएं हैं। पहला, यह गैलेक्सी समूहों गैलेक्सी क्लस्टर्स के पैमाने पर ठीक से काम नहीं करता। समूहों की गतिशीलता समझाने के लिए एमओएंड को अभी भी कुछ लापता द्रव्यमान मिसिंग मास की आवश्यकता होती है, भले ही इसकी मात्रा कम हो या कि न तब। दूसरा, यह गुरुत्वाकर्षण लेंसिंग ग्रेविटेशनल लेंसिंग के प्रभाव को नहीं समझा पाता, जैसे कि बुलेट क्लस्टर के मामले में, जहां द्रव्यमान का केंद्र सेंटर ऑफ मास दृश्य पदार्थ विजिबल मैटर के केंद्र से स्पष्ट रूप से अलग है। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि एमोंड एक गैर सापेक्षतावादी नॉन रिलेटिविस्टिक सिद्धांत है और इसे सामान्य सापेक्षता और ब्रह्मांड विज्ञान कॉस्मोलॉजी के साथ, खासकर कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड सीएमबी के डेटा के साथ तालमेल बिठाना बहुत मुश्किल है। एमोंड के सापेक्षतावादी विस्तार रिलेटिविस्टिक एक्सटेंशंस मौजूद हैं, लेकिन वे बहुत जटिल हैं और उतने सफल नहीं रहे हैं। फिर भी गुरुत्वाकर्षण को संशोधित करने का यह विचार आज भी वैज्ञानिक बहसों के हाशिए पर बना हुआ है और यह हमें याद दिलाता है कि हमें हर तरह की संभावनाओं के प्रति खुले रहना चाहिए। हमें वापस अपनी मुख्य परिकल्पना डार्क मैटर के कणों के अस्तित्व पर जाना होगा और यह देखना होगा कि यह ब्रह्मांड के विकास को कैसे प्रभावित करती है। डार्क मैटर एक अदृश्य वास्तुकार की भूमिका निभाता है।
जिसने आज हम जो भी दृश्यमान संरचना देखते हैं, उसकी नींव रखी है। बिग बैंग के तुरंत बाद ब्रह्मांड लगभग पूरी तरह से एक समान होमोजीनियस था, लेकिन इसमें घनत्व के बहुत छोटे छोटे क्वांटम उतार चढ़ाव क्वांटम फ्लक्चुएशंस मौजूद थे। जिन स्थानों पर घनत्व औसत से थोड़ा अधिक था, वहां गुरुत्वाकर्षण ग्रेविटी मजबूत होना शुरू हुआ और उसने अपने आसपास के पदार्थों को खींचना शुरू कर दिया। और यहीं पर डार्क मैटर ने एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उस समय सामान्य बैरियोनिक पदार्थ विकिरण यानी फोटॉन से कसकर जुड़ा हुआ था। प्रकाश के दबाव के कारण यह सघन गांठों में सिकुड़ नहीं पा रहा था। लेकिन डार्क मैटर, जो प्रकाश के साथ इंटरैक्ट नहीं करता, वह इस दबाव से मुक्त था। इसलिए गुरुत्वाकर्षण के प्रभाव में सबसे पहले डार्क मैटर के समूह क्लम्प्स ही बढ़ने लगे, जिससे तथाकथित गुरुत्वाकर्षण कुएं ग्रेविटेशनल वेल्स बनने शुरू हुए। इसके बाद सामान्य पदार्थ इन तैयार कुओं में गिरने लगा, ठीक वैसे ही जैसे पानी गड्ढों में बहकर जमा होता है। इस तरह डार्क मैटर ने एक अदृश्य ढांचा, एक कॉस्मिक वेब बनाया, जिसमें धागे, फिलामेंट्स और समूह हेलो शामिल थे, जिन पर बाद में दृश्यमान पदार्थ चिपक गया। डार्क मैटर के सबसे सघन हेलो के भीतर गैस सिकुड़ने लगी, ठंडी हुई और इसने पहले तारों और आकाशगंगाओं गैलेक्सीज को बनाना शुरू कर दिया। अगर डार्क मैटर न होता, तो इन संरचनाओं को बनने में बहुत अधिक समय लगता और तब तक हमारे ब्रह्मांड में हमारी आकाशगंगा जैसे बड़े और जटिल पिंड बन ही नहीं पाते। मिलेनियम जैसे प्रसिद्ध कंप्यूटर सिमुलेशन इस प्रक्रिया को स्पष्ट रूप से दर्शाते हैं। इन सिमुलेशन में वैज्ञानिक रिलीक्ट विकिरण रेलिक रेडिएशन के अनुरूप आरंभिक स्थितियां डालते हैं और उसमें शीतल डार्क मैटर कोल्ड डार्क मैटर जोड़ते हैं तुम और परिणाम स्वरूप उन्हें एक ऐसा आभासी ब्रह्मांड मिलता है, जिसकी बड़े पैमाने की संरचना यानी आकाशगंगाओं का जाले के रूप में वितरण उससे आश्चर्यजनक रूप से मिलती जुलती है, जो हम वास्तव में देखते हैं। यह शीतल डार्क मैटर वाले मानक ब्रह्मांडीय मॉडल स्टैंडर्ड कॉस्मोलॉजिकल मॉडल की एक और शक्तिशाली अप्रत्यक्ष पुष्टि है। ठंडे काले पदार्थ सीडीएम का मानक मॉडल, जिसका हमने अभी वर्णन किया है, बड़े पैमानों पर शानदार ढंग से काम करता है, जैसे कि आकाशगंगा समूहों और ब्रह्मांडीय जाल के पैमाने पर। हालांकि जब हम इसके पूर्वानुमानों को व्यक्तिगत आकाशगंगाओं के पैमाने पर देखते हैं, तो कुछ ऐसी विसंगतियां सामने आती हैं जो हमारे अवलोकनों से मेल नहीं खाती। इन्हें छोटे पैमाने की समस्याएं स्मॉल स्केल प्रॉब्लम्स कहा जाता है। इनमें से एक है कस्पेड हेलो की समस्या, कस्प्ड हेलो प्रॉब्लम। ठंडे काले पदार्थ पर आधारित कंप्यूटर सिमुलेशन ये भविष्यवाणी करते हैं कि आकाशगंगा के हेलो के केंद्र में काले पदार्थ का घनत्व तेजी से बढ़ना चाहिए, जिसे कस्प क्यूएस्प कहा जाता है। लेकिन वास्तविक आकाशगंगाओं, खासकर बौनी आकाशगंगाओं के अवलोकन, जहां काला पदार्थ हावी होता है, अक्सर दिखाते हैं कि उनके केंद्र में स्थिर घनत्व वाला एक कोर कोर है, न कि कोई तीक्ष्ण शिखर। घनत्व केंद्र की ओर बढ़ता है, लेकिन फिर एक पठार पर स्थिर हो जाता है। यह अंतर दर्शाता है कि शायद हमारे काले पदार्थ के मॉडल में कुछ कमी है। दूसरी प्रसिद्ध समस्या है लापता उपग्रहों की समस्या, मिसिंग सैटेलाइट्स प्रॉब्लम। सिमुलेशन भविष्यवाणी करते हैं कि हमारी मंदाकिनी जैसी बड़ी आकाशगंगा के चारों ओर हजारों छोटी उपग्रह आकाशगंगाएं घूमनी चाहिए। ये उपहेलो हैं। हालांकि हम उनमें से केवल कुछ दर्जन ही देख पाते हैं। बाकी कहाँ गायब हो गए? संभव है कि ये समस्याएं और सिद्धांत के लिए उतनी विनाशकारी न हो। उदाहरण के लिए, आकाशगंगा के केंद्र में तारे बनने और सुपरनोवा विस्फोट जैसी खगोल भौतिकी संबंधी प्रक्रियाओं ने केंद्रीय कस्प को गर्म करके और फुलाकर उसे एक कोर में बदल दिया होगा। और जो उपग्रह लापता है, वे शायद तारे बनाने में सक्षम ही नहीं हुए और पूरी तरह से अदृश्य काले पदार्थ के रूप में बने रहे। या फिर ये समस्याएं इस बात का संकेत है कि काले पदार्थ के गुण जितने हम समझते हैं, उससे कहीं अधिक जटिल हैं। उदाहरण के लिए, यदि काले पदार्थ के कण न केवल गुरुत्वाकर्षण से, बल्कि आपस में भी क्रिया कर सकते हैं,
जिसे आत्मन्योन्य क्रिया करने वाला काला पदार्थ या एसआईडीएम कहा जाता है, तो यह कस्प की समस्या को हल कर सकता है। ये अनसुलझे सवाल काले पदार्थ के अध्ययन को और भी अधिक रोमांचक बना देते हैं। डार्क मैटर के अलावा अंतरिक्ष में एक और अंधेरी चीज मौजूद है और जरूरी है कि हम इन दोनों को न मिलाएं। ये है डार्क एनर्जी। अगर डार्क मैटर एक अनदेखा द्रव्यमान मैस है जो अपने गुरुत्वाकर्षण से ब्रह्मांड को एक साथ बांधे रखता है और चीजों को खींचता है, तो डार्क एनर्जी बिल्कुल इसके विपरीत है। यह ऊर्जा का एक काल्पनिक रूप है जिसका दबाव प्रेशर नकारात्मक होता है और यह ब्रह्मांड को तेजी से फैलने के लिए मजबूर करता है। 90 के दशक के आखिर में खगोलविदों के दो स्वतंत्र समूहों ने दूर के सुपरनोवा का अध्ययन करते हुए पाया कि हमारे ब्रह्मांड का विस्तार गुरुत्वाकर्षण के कारण धीमा होने के बजाय, जैसा सब मानते थे, वास्तव में तेज होता जा रहा है। यह खगोल विज्ञान के इतिहास की सबसे हैरान कर देने वाली खोजों में से एक थी। इस तेजी को समझाने के लिए कॉस्मोलॉजिकल मॉडल में एक नई इकाई डार्क एनर्जी को शामिल करना पड़ा। आधुनिक आंकड़ों के अनुसार ब्रह्मांड की कुल ऊर्जा घनत्व का लगभग 68% हिस्सा डार्क एनर्जी का है। इस तरह हमारी दुनिया का पूरा ऊर्जा बजट कुछ ऐसा दिखता है। लगभग 5% सामान्य पदार्थ नॉर्मल मैटर है, जिससे वह सब कुछ बना है जो हम देखते हैं। लगभग 27% डार्क मैटर है, जो एक अदृश्य गुरुत्वाकर्षण गोंद ग्रेविटेशनल ग्लू है, और 68% डार्क एनर्जी है, वह रहस्यमयी शक्ति जो ब्रह्मांड को दूर धकेल रही है। हम डार्क मैटर की तुलना में डार्क एनर्जी के बारे में और भी कम जानते हैं। इसकी प्रकृति शायद फंडामेंटल फिजिक्स की सबसे बड़ी पहेली है। सबसे सरल स्पष्टीकरण इसे तथाकथित कॉस्मोलॉजिकल स्थिरांक कॉन्स्टेंट यानी वैक्यूम की ऊर्जा मानता है, लेकिन इसकी मात्रा की सैद्धांतिक गणनाएं अवलोकनों से करोड़ों गुना अधिक हैं। डार्क मैटर और डार्क एनर्जी ब्रह्मांड के श्याम क्षेत्र डार्क सेक्टर के दो पहलू हैं। वे दोनों अदृश्य हैं, लेकिन उनका प्रभाव पूरी तरह अलग है। एक चीजों को इकट्ठा करती है, दूसरी दूर धकेलती है, और ये दोनों मिलकर हमारे ब्रह्मांड का भविष्य तय करती हैं। हमारी आकाशगंगा, जिसे मिल्की वे कहते हैं, उसमें डार्क मैटर एक समान रूप से नहीं फैला हुआ है, बल्कि यह एक विशाल गोलाकार हालो प्रभामंडल बनाता है जो हमारी गैलेक्सी की दिखाई देने वाली डिस्क से काफी दूर तक फैला हुआ है। सौरमंडल आकाशगंगा के केंद्र के चारों ओर घूमता है और लगातार इस हाले के बीच से गुजरता रहता है। हम इस गति को डार्क मैटर के कणों की एक हवा की तरह मान सकते हैं जो लगातार हमारी ओर बह रही है। सीधे तौर पर डार्क मैटर का पता लगाने वाले जो प्रयोग किए जा रहे हैं, वे इसी हवा को पकड़ने की कोशिश में हैं। इस हवा की रफ्तार लगभग 220 किलोमीटर प्रति सेकंड है। सूर्य के आसपास डार्क मैटर का घनत्व बहुत अधिक तो नहीं है, लेकिन यह इतना जरूर है कि यदि विम्स जैसे कण मौजूद है, तो हर सेकंड प्रति वर्ग सेंटीमीटर से सैकड़ों हजारों, यहां तक कि लाखों कण गुजर सकते हैं। इस हवा की एक दिलचस्प खासियत इसका सालाना मॉड्यूलेशन है, यानी साल भर में इसकी तीव्रता में आने वाला बदलाव। पृथ्वी सूर्य के चारों ओर लगभग 30 किलोमीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से चक्कर लगाती है। गर्मियों के दौरान उत्तरी गोलार्ध में पृथ्वी की गति सौरमंडल की गति से जुड़ जाती है, जिससे डार्क मैटर की यह हवा और भी तेज हो जाती है। वहीं सर्दियों में जब पृथ्वी विपरीत दिशा में चलती है, तो ये गति घट जाती है और हवा कमजोर पड़ जाती है। इस वजह से भूमिगत अंडरग्राउंड डिटेक्टरों में रिकॉर्ड होने वाली घटनाओं की संख्या में साल भर थोड़ा सा फर्क आना चाहिए, जो जून में सबसे ज्यादा और दिसंबर में सबसे कम होनी चाहिए। पिछले कई वर्षों से इटली का डामा लाइब्रा नामक प्रयोग यह दावा कर रहा है कि वह इस वार्षिक मॉड्यूलेशन सिग्नल को देख रहा है, और सांख्यिकीय स्टैटिस्टिकल रूप से यह एक बहुत ही मजबूत संकेत है। अगर यह सच निकला, तो यह डार्क मैटर का अब तक का पहला सीधा पता लगाना डायरेक्ट डिटेक्शन हो सकता था। हालांकि एक बड़ी दिक्कत यह है कि दुनिया के किसी भी दूसरे ज्यादा संवेदनशील प्रयोग ने
इस तरह का कोई भी संकेत नहीं देखा है। इस वजह से वैज्ञानिक बिरादरी के बीच एक बहुत ही तनावपूर्ण और दिलचस्प यानी रहस्यमय स्थिति बनी हुई है। हो सकता है डामा लैब्रा डिटेक्टर किसी ऐसे अनजाने बैकग्राउंड प्रोसेस को पकड़ रहा हो जो इस सिग्नल की नकल कर रहा है, या फिर यह भी मुमकिन है कि डार्क मैटर उनके डिटेक्टर, जो सोडियम आयोडाइड के क्रिस्टल से बना है, के साथ किसी खास तरह से इंटरैक्ट करती हो, जो लिक्विड जेनॉन या आर्गन वाले डिटेक्टरों में दिखाई नहीं देता। ये पहेली आज भी अनसुलझी है। बौनी गोलाकार आकाशगंगाएं छोटी और धुंधली उपग्रह आकाशगंगाएं होती है, जो हमारी आकाशगंगा, मिल्की वे और अन्य बढ़ती गैलेक्सियों के चारों ओर घूमती है। ये डार्क मैटर का अध्ययन करने के लिए एक अद्वितीय प्राकृतिक प्रयोगशाला का काम करती है। इसका कारण ये है कि इन आकाशगंगाओं में लगभग कोई गैस नहीं होती और इनके तारे बहुत पुराने तथा फीके होते हैं। इनमें डार्क मैटर और तारों के द्रव्यमान का अनुपात सैकड़ों और यहां तक कि हजारों गुना तक पहुंच सकता है। ये लगभग पूरी तरह से डार्क मैटर से ही बनी है। इनमें मौजूदा तारे तो महज दुर्लभ जुगनू जैसे हैं, जो हमें गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र को मापने में मदद करते हैं। इन तारों की गति को मापकर खगोल शास्त्री इन पिंडों में डार्क मैटर के द्रव्यमान और घनत्व को बहुत सटीकता से निर्धारित कर सकते हैं। चूंकि बौनी आकाशगंगाओं में सामान्य पदार्थ और खगोल भौतिकी संबंधी प्रक्रियाएं जैसे सुपरनोवा विस्फोट बहुत कम होते हैं, इसलिए ये डार्क मैटर के विलोपन एनिहिलेशन संकेतों को खोजने के लिए आदर्श लक्ष्य है। यदि विम्प्स WIMs का विलोपन होता है, तो इन स्वच्छ पिंडों से आने वाली गामा किरणों का प्रवाह हमारी अपनी गैलेक्सी के केंद्र की तुलना में अधिक स्पष्ट रूप से नजर आना चाहिए, जहां गामा उत्सर्जन के कई अन्य स्रोत मौजूद हैं। फर्मी एलएटी, फेर्मी LAT जैसे अंतरिक्ष दूरबीनों ने वर्षों से दर्जनों ऐसी आकाशगंगाओं का सावधानीपूर्वक अध्ययन किया है। हालांकि आज तक इनसे कोई अतिरिक्त गामा उत्सर्जन नहीं पाया गया है। इन प्रेक्षणों ने विम्स के विलोपन की संभावना पर अब तक की सबसे कठोर सीमाएं निर्धारित की है। वास्तव में हल्के विम्प्स के कई मॉडलों के लिए यह डेटा पहले ही इस संभावना को खारिज कर चुका है कि वे संपूर्ण डार्क मैटर का निर्माण करते हैं। इसने सिद्धांतकारों को या तो अधिक भारी विम्प्स पर विचार करने या ऐसे मॉडल अपनाने के लिए मजबूर किया है जहां विलोपन अधिक जटिल चैनलों के माध्यम से होता है, या फिर विलोपन करने वाले डार्क मैटर के विचार को पूरी तरह से त्यागने के लिए मजबूर किया है। इस प्रकार ये छोटी और साधारण दिखने वाली आकाशगंगाएं ब्रह्मांड के सबसे बड़े रहस्यों में से एक को सुलझाने के हमारे प्रयासों में एक बहुत बड़ी भूमिका निभा रही है। क्या हो अगर डार्क मैटर सिर्फ एक कण पार्टिकल नहीं है, बल्कि यह एक पूरा डार्क सेक्टर हो, एक ऐसा सेक्टर जो हमारी इस दृश्यमान दुनिया जितना ही जटिल हो। यह मुमकिन है कि डार्क मैटर के एक नहीं बल्कि कई प्रकार के कण मौजूद हों। हो सकता है उनके बीच अपनी खुद की आंतरिक क्रियाएं, इंटरैक्शंस हों, एक तरह की डार्क केमिस्ट्री, या शायद एक डार्क इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड जिसे डार्क फोटोन लेकर जाते हो। यह सोच सिद्धांतकारों, थियोरिस्ट्स के लिए एक विशाल मैदान खोलती है और यह कोल्ड डार्क मैटर के स्टैंडर्ड मॉडल से जुड़ी कुछ मौजूदा समस्याओं को हल करने में मददगार हो सकती है। उदाहरण के लिए, यदि डार्क मैटर कण आपस में तो मजबूती से टकराते हैं, लेकिन हमसे नहीं, जिसे सेल्फ इंटरैक्टिंग डार्क मैटर कहते हैं, तो यह समझा सकता है कि आकाशगंगाओं के केंद्रों में नुकीले कस्प हीलियोस्फीयर्स के बजाय एक समान घनत्व वाले कोर्स क्यों पाए जाते हैं। जब डार्क मैटर के कण आपस में टकराते हैं, तो ऊर्जा का आदान प्रदान होता है, जिससे केंद्र में घनत्व डेंसिटी का यह शिखर पीक चिकना हो जाता है। डार्क फोटोन वाली मॉडल्स हमें खोज के लिए दिलचस्प अवसर देती है। एक डार्क फोटोन साधारण फोटोन के साथ बहुत ही हल्के ढंग से मिल सकता है, मिक्स हो सकता है। इससे ज्ञात कणों, नोन पार्टिकल्स में नए अत्यंत दुर्लभ क्षय डिकेज हो सकते हैं, या हमें हल्के कणों की तलाश कर रहे प्रयोगों एक्सपेरिमेंट्स में खास संकेत मिल सकते हैं।
एक जटिल डार्क सेक्टर का अस्तित्व कुछ ऐसी खगोलीय विसंगतियों एस्ट्रोनॉमिकल अनोमलीज को भी समझा सकता है जिन्हें किसी साधारण मॉडल में फिट करना मुश्किल है। उदाहरण के लिए, यह आकाश गंगाओं के भीतर डार्क डिस्क के निर्माण या क्लस्टर समूहों के टकराने के दौरान और अधिक जटिल गतिशीलता डायनेमिक्स को जन्म दे सकता है। निश्चित रूप से फिलहाल ये सब बड़े पैमाने पर मात्र अटकलें हैं। ऑकम का उस्तरा सिद्धांत, ऑकम्स रेजर, हमें बिना जरूरत के चीजों को जटिल ना बनाने की सलाह देता है। लेकिन जैसे जैसे डार्क मैटर के सरलतम मॉडल प्रायोगिक पुष्टि एक्सपेरिमेंटल एविडेंस की कमी का सामना कर रहे हैं, यह विचार और भी आकर्षक होता जा रहा है कि यह अंधेरा जगत हमारी सोच से कहीं अधिक जटिल और दिलचस्प हो सकता है। हो सकता है कि हम केवल एक नए कण की नहीं, बल्कि एक संपूर्ण समानांतर ब्रह्मांड पैरेलल यूनिवर्स की खोज की दहलीज पर खड़े हों, जो हमारी नजरों से छिपा हुआ है। आइए भविष्य में झांकते हैं। डार्क मैटर के रहस्य को सुलझाने में अगली पीढ़ी के कौन से प्रयोग और वेधशालाएं हमारी मदद करेंगी। सीधे पता लगाने के क्षेत्र में और भी बड़े पैमाने पर और संवेदनशील डिटेक्टरों को लॉन्च करने की तैयारी चल रही है। अगली पीढ़ी की परियोजनाएं, जैसे यूरोप में डार्विन और अमेरिका में XLZD 10 टन तरल जेनॉन लिक्विड जीनोन का उपयोग करने की योजना बना रहे हैं। इनकी संवेदनशीलता इतनी अधिक होगी कि ये या तो विम्स दो यम्स को बड़े पैमाने पर पहचान लेंगे या फिर तथाकथित न्यूट्रिनो फ्लोर तक पहुंच जाएंगे। यह एक मौलिक सीमा है जिसके आगे विम्स से आने वाले सिग्नल को सूर्य और अन्य खगोल भौतिकी स्रोतों से उत्पन्न होने वाले न्यूट्रिनो की पृष्ठभूमि से अलग करना असंभव हो जाएगा। अगर इन प्रयोगों से भी कुछ नहीं मिलता है, तो यह विम्स की क्लासिक परिकल्पना के खिलाफ एक बहुत मजबूत तर्क होगा। अप्रत्यक्ष पहचान के क्षेत्र में चेरनकोव टेलीस्कोप अरे CTA जैसी नई पीढ़ी की चेरनकोव दूरबीनों पर बड़ी उम्मीदें टिकी हैं। यह वेधशाला उच्च ऊर्जा गामा किरणों के लिए अद्वितीय संवेदनशीलता रखेगी और विनाश एनाहिलेशन के संकेतों की तलाश में आकाश गंगाओं के केंद्रों में कहीं अधिक गहराई तक झांक सकेगी। जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप और निर्माणाधीन वेरासी रूबिन वेधशाला, वेरा सी रूबिन ऑब्जर्वेटोरी जैसी नई खगोलीय वेधशालाएं हमें गुरुत्वाकर्षण लेंसिंग के माध्यम से ब्रह्मांड में डार्क मैटर के वितरण के अभूतपूर्व विस्तृत मानचित्र देंगी। ये हमें विभिन्न मॉडलों की भविष्यवाणियों को छोटे पैमाने पर नई सटीकता के साथ जांचने की अनुमति देंगे। अंत में भविष्य के कोलाइडर, जो LHC से भी अधिक शक्तिशाली होंगे और भी उच्च ऊर्जा क्षेत्रों में झांकने में सक्षम होंगे, जिससे डार्क मैटर कणों के सीधे निर्माण के लिए नए अवसर खुलेंगे। अगले 10 से 20 वर्षों में हम डार्क मैटर की खोज के सुनहरे दौर में प्रवेश कर रहे हैं। इन सभी मोर्चों से प्राप्त डेटा का संयोजन जमीन के नीचे से, अंतरिक्ष से और कोलाइडरों से हमें अंततः इस महान रहस्य पर से पर्दा हटाने का एक वास्तविक अवसर प्रदान करता है। डार्क मैटर से जुड़ी सबसे अजीबोगरीब धारणाओं में से एक है प्रारंभिक ब्लैक होल, प्राइमोर्डियल ब्लैक होल्स की परिकल्पना। क्या हो अगर डार्क मैटर कोई नया कण, पार्टिकल नहीं है, बल्कि ऐसे ब्लैक होल हैं जो तारों के ढेने से नहीं, बल्कि महाधमाके बिग बैंग के तुरंत बाद शुरुआती क्षणों में बने थे। प्रारंभिक ब्रह्मांड अर्ली यूनिवर्स में घनत्व डेंसिटी में बहुत बड़े उतार चढ़ाव थे। जिन जगहों पर घनत्व अत्यधिक था, वहां अंतरिक्ष के पूरे क्षेत्र सीधे ब्लैक होल में सिकुड़ सकते थे, जिनका द्रव्यमान मैस क्षुद्र ग्रह एस्टेरॉयड के द्रव्यमान से लेकर सूर्य के हजारों गुना तक हो सकता था। ये प्रारंभिक ब्लैक होल, जिन्हें PBHP कहा जाता है, डार्क मैटर की भूमिका के लिए एकदम सही उम्मीदवार होंगे। ये प्रकाश उत्सर्जित नहीं करते, केवल गुरुत्वाकर्षण के माध्यम से इंटरैक्ट करते हैं और ठंडे कोल्ड होते हैं। यह परिकल्पना दशकों से कभी लोकप्रिय हुई तो कभी फीकी पड़ गई। हाल ही में इसमें दिलचस्पी तब फिर से जागी जब गुरुत्वीय तरंग वेधशालाओं ग्रेविटेशनल वेव ऑब्जर्वेटोरीज LIGO और विर्गो ने
सूर्य के द्रव्यमान से कई गुना बड़े ब्लैक होल के विलय मर्जर्स को दर्ज करना शुरू किया। इन विलयों को मानक खगोल भौतिकी एस्ट्रोफिजिकल मॉडलों से समझाना मुश्किल है। कुछ वैज्ञानिकों ने अनुमान लगाया कि ये वही प्रारंभिक ब्लैक होल हो सकते हैं। हालांकि इस परिकल्पना के सामने गंभीर चुनौतियां सी हैं। कई खगोलीय अवलोकन एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेशंस हैं जो द्रव्यमान की कुछ निश्चित सीमाओं में पीबीएच की संख्या पर बहुत सख्त प्रतिबंध लगाते हैं। उदाहरण के लिए, यदि वे बहुत अधिक होते तो हमें माइक्रोलेंसिंग की कहीं अधिक घटनाएं देखने को मिलती। वे तारों के समूहों स्टार क्लस्टर्स को नष्ट कर देते या इंटरस्टेलर गैस को बहुत ज्यादा गर्म कर देते। फिलहाल डार्क मैटर के मुख्य घटक के रूप में पीबीएच के लिए अधिकांश द्रव्यमान मैस रेंजेस बंद हो चुकी है। केवल कुछ संकीर्ण विंडोज ही बची हैं, जैसे कि क्षुद्र ग्रह के द्रव्यमान के आसपास का क्षेत्र। फिर भी यह परिकल्पना कि डार्क मैटर का कम से कम एक छोटा हिस्सा इन विदेशी एक्सोटिक वस्तुओं से बना हो सकता है, अभी भी मान्य है और इस पर सक्रिय रूप से शोध किया जा रहा है। एक भी प्रारंभिक ब्लैक होल की खोज एक क्रांतिकारी उपलब्धि होगी। डार्क मैटर का प्रभाव केवल गैलेक्सी की चाल तक ही सीमित नहीं है। यह बहुत ही सूक्ष्म तरीके से सितारों और ग्रहों के विकास को भी प्रभावित कर सकता है। उदाहरण के लिए, मान लीजिए कि डार्क मैटर के कण आपस में टकराकर नष्ट हो सकते हैं, यानी एनाहिलेट हो सकते हैं। ऐसे में हमारे सूर्य जैसे तारों के केंद्र में उनका जमाव ऊर्जा का एक अतिरिक्त स्रोत बन सकता है। सूर्य का गुरुत्वाकर्षण अपने पास से गुजरने वाले डार्क मैटर के कणों को लगातार अपनी ओर खींचता रहता है। धीरे धीरे ये कण केंद्र कोर में इकट्ठे हो जाते हैं, जिससे उनकी सांद्रता कॉन्सेंट्रेशन बढ़ जाती है। यदि वे इस कोर में नष्ट होने लगे तो इससे निकलने वाली ऊर्जा सूर्य के केंद्र को और गर्म कर सकती है। थर्मोन्यूक्लियर अभिक्रियाओं से निकलने वाली ऊर्जा के मुकाबले यह प्रभाव शायद बहुत ही छोटा होगा, मगर यह तारे की आंतरिक संरचना और पृथ्वी पर मापे जाने वाले न्यूट्रिनो प्रवाह को थोड़ा सा बदल सकता है। डार्क मैटर एक और भी ज्यादा दिलचस्प प्रभाव ब्रह्मांड के शुरुआती पहले सितारों पर डाल सकता है। ये तारे डार्क मैटर के बेहद घने प्रभामंडल हेलो के केंद्र में बन रहे थे। गणनाओं से पता चला है कि इन प्रोटोस्टार्स के अंदर डार्क मैटर का विनाश एनाहिलेशन इतना तीव्र हो सकता था कि यह तारे को शक्ति देने वाला प्रमुख ऊर्जा स्रोत बन जाए। ऐसे परिकल्पित पिंडों को डार्क स्टार्स यानी अंधेरे तारे कहा जाता है। ये तारे पहली पीढ़ी के सामान्य तारों की तुलना में कहीं ज्यादा विशालकाय और ज्यादा समय तक टिकने वाले हो सकते थे। हो सकता है जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप JWST सबसे शुरुआती ब्रह्मांड में झांककर इन अद्भुत एक्सोटिक पिंडों के कुछ निशान खोज पाए। इसके अलावा यह भी माना जाता है कि पृथ्वी या बृहस्पति जैसे ग्रहों के केंद्र कोर में भी डार्क मैटर इकट्ठा हो सकता है और इसका विनाश उनके आंतरिक थर्मल प्रवाह गर्मी के बहाव में एक छोटा सा योगदान दे सकता है। फिलहाल ये सभी धारणाएं केवल सैद्धांतिक स्तर पर हैं, लेकिन ये बताती हैं कि डार्क मैटर कितनी गहराई से और अप्रत्याशित रूप से हमारे ब्रह्मांड की संरचना में घूंथा हुआ हो सकता है। आइए बात करते हैं कि वैज्ञानिक किस तरह ब्रह्मांड को तौलने और डार्क मैटर अंधेरे पदार्थ की सटीक मात्रा निर्धारित करने की कोशिश कर रहे हैं। इसके लिए कई स्वतंत्र ब्रह्मांडीय विधियों कॉस्मोलॉजिकल मेथड्स मौजूद हैं जो उच्च सटीकता के साथ यह काम कर सकती है। हम पहले ही दो का जिक्र कर चुके हैं, कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड CMB, विकिरण के उतार चढ़ाव फ्लक्चुएशंस का विश्लेषण और आकाश गंगाओं के समूहों में उनकी गति को मापना। तीसरा शक्तिशाली तरीका बैरियोनिक इकोस्टिक ऑसिलेशन BAO कहलाता है। प्रारंभिक ब्रह्मांड में जब यह एक गर्म प्लाज्मा था, तब इसमें ध्वनि तरंगें फैली हुई थीं, जो पानी में पत्थर फेंकने से बनी लहरों की तरह थी। जब ब्रह्मांड पारदर्शी हुआ तो ये तरंगें थम गईं और इन्होंने पदार्थ के वितरण में एक विशिष्ट छाप छोड़ दी।
इस प्रक्रिया के परिणामस्वरूप आकाशगंगाओं के बीच एक निश्चित पसंदीदा दूरी बन गई, जो इस बात के बराबर है कि ध्वनि तरंग कितनी दूर तक फैल पाई थी। यह दूरी एक तरह के मानक पैमाने स्टैंडर्ड रूलर का काम करती है, जिसे हम आज के ब्रह्मांड में देख सकते हैं। आकाशगंगाओं की दूरी के साथ इस पैमाने का दृश्य आकार अपैरेंट साइज कैसे बदलता है, इसे मापकर हम ब्रह्मांड के विस्तार के इतिहास को बहुत सटीक रूप से पुनर्निर्मित रिकंस्ट्रक्ट कर सकते हैं और परिणाम स्वरूप इसकी संरचना का पता लगा सकते हैं। चौथा तरीका आकाशगंगा समूहों की संख्या गिनने से जुड़ा है। इन समूहों की संख्या और द्रव्यमान इन मैस ब्रह्मांड में मौजूद कुल पदार्थ के प्रति बहुत संवेदनशील होते हैं, क्योंकि उन्हें बनने के लिए गुरुत्वाकर्षण ही मजबूर करता है। प्रेक्षित ऑब्जर्व्ड समूहों की संख्या की तुलना सैद्धांतिक मॉडलों की भविष्यवाणियों से करके हम ये पता लगा सकते हैं कि अंतरिक्ष में कुल कितना पदार्थ डार्क और सामान्य दोनों होना चाहिए। चौंकाने वाली बात यह है कि ये सभी पूरी तरह से अलग-अलग विधियाओं सीएमबी विकिरण, समूहों की गतिशीलता डायनेमिक्स, पैरियोनिक एकॉस्टिक ऑसिलेशन, समूहों की गिनती, साथ ही गुरुत्वाकर्षण लेंसिंग, ग्रेविटेशनल लेंसिंग और सुपरनोवा से प्राप्त डेटा एक ही निष्कर्ष पर पहुंचती है। उसे ब्रह्मांड में कुल ऊर्जा घनत्व एनर्जी डेंसिटी का लगभग 32% हिस्सा पदार्थ मैटर है और इस 32% में से 85% डार्क मैटर है। स्वतंत्र अवलोकनों इंडिपेंडेंट ऑब्जर्वेशंस के बीच यह अविश्वसनीय तालमेल लैम्डा सीडीएम ब्रह्मांडीय मॉडल को, जहां लैम्डा डार्क एनर्जी है और सीडीएम कोल्ड डार्क मैटर है, अत्यंत सफल और मजबूत बनाता है। कोल्ड डार्क मैटर ठंडे गहरे पदार्थ के मॉडल ने बेशक बहुत सफलता हासिल की है, लेकिन यह अभी भी एक अधूरी तस्वीर है। यह हमें बताता है कि गहरे पदार्थ की मात्रा कितनी है और यह बड़े पैमाने पर मैक्रो लेवल पर कैसे व्यवहार करता है, पर इसकी सूक्ष्म प्रकृति माइक्रोस्कोपिक नेचर के बारे में यह कुछ नहीं बताता। हम आज तक नहीं जानते कि यह कौन सा कण है और किसी भी विशिष्ट कण के अस्तित्व का सीधा प्रमाण न मिलना कुछ वैज्ञानिकों के लिए चिंता का विषय बन गया है। दशकों से विम्प्स WMs की तलाश जारी थी, जिन्हें सबसे संभावित उम्मीदवार माना जाता था, लेकिन इससे कोई नतीजा नहीं निकला है। इस वजह से हाल के वर्षों में वैकल्पिक विचारों और मॉडलों की बाढ़ आ गई है। सैद्धांतिक संभावनाओं का क्षेत्र अब पहले से कहीं ज्यादा व्यापक हो गया है। वैज्ञानिक अब बहुत हल्के गहरे पदार्थ जैसे कि एक्सियंस या इसके विपरीत बहुत भारी गहरे पदार्थ के मॉडलों पर विचार कर रहे हैं। यहां तक कि ऐसे संपूर्ण डार्क सेक्टर्स के अस्तित्व पर भी विचार किया जा रहा है, जिनकी अपनी अलग अंतःक्रियाएं इंटरैक्शंस हैं। कुछ मॉडल ये मानते हैं कि गहरा पदार्थ बहुत धीरे धीरे ही सही पर क्षय डिके हो सकता है, जो कुछ खगोल भौतिकी संबंधी विसंगतियों को समझा सकता है। यहां तक कि यह विचार भी है कि गहरा पदार्थ अंतरिक्ष के अतिरिक्त आयामों एक्स्ट्रा डायमेंशंस से उत्पन्न होने वाले प्रभावों की अभिव्यक्ति हो सकता है। यह स्थिति एक तरह से संकट क्राइसिस जैसी लग सकती है, लेकिन दूसरी तरफ यह एक स्वस्थ वैज्ञानिक प्रक्रिया का संकेत है। जब पुराने सरल विचार प्रमाणित नहीं होते, तो यह नए ज्यादा रचनात्मक दृष्टिकोणों को जन्म देता है। हो सकता है कि प्रकृति ने हमारे लिए कोई बड़ा आश्चर्य तैयार रखा हो और गहरे पदार्थ की गुत्थी का जवाब हमारी कल्पना से कहीं ज्यादा अजीब और दिलचस्प निकले। हम एक रोमांचक दौर में जी रहे हैं, जहां नए प्रायोगिक डेटा एक्सपेरिमेंटल डेटा के आने के साथ ही किसी भी पल पुरानी अवधारणा पैराडाइम बदल सकती है। ऐसे ही क्षणों में महानतम वैज्ञानिक क्रांतियां होती हैं। आइए एक और दिलचस्प संभावना पर विचार करें। क्या होगा यदि डार्क मैटर साधारण पदार्थ के साथ केवल गुरुत्वाकर्षण के जरिए ही नहीं, बल्कि कुछ बहुत कमजोर अज्ञात बलों के माध्यम से भी संपर्क साधता हो? हमने पहले विम्प्स WMs की बात की है, जो दुर्बल नाभिकीय बल में भाग ले सकते हैं, लेकिन
क्या होगा अगर अन्य प्रकार की अंतःक्रियाएं भी मौजूद हों? उदाहरण के लिए कुछ मॉडल यह सुझाव देते हैं कि डार्क मैटर के कण प्रोटॉन या इलेक्ट्रॉनों पर प्रकीर्णित स्कैटर हो सकते हैं। यदि ऐसा होता है तो इसके अवलोकन योग्य परिणाम सामने आ सकते हैं। जैसे जब डार्क मैटर के कण पृथ्वी से होकर गुजरते हैं तो वे भूपर्पटी अर्थ क्रस्ट के परमाणुओं से कभी-कभी टकरा सकते हैं, जिससे भूपर्पटी थोड़ी सी गर्म हो सकती है। यह प्रभाव बहुत ही नगण्य होगा, लेकिन हो सकता है कि इसे अत्यंत सटीक भूभौतिकी उपकरणों की मदद से मापा जा सके। एक और विचार यह है कि डार्क मैटर शुरुआती ब्रह्मांड की प्रक्रियाओं को प्रभावित कर सकता है, जिसका अनुमान हम अवशेष विकिरण, कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड और हल्के तत्वों जैसे हाइड्रोजन और हीलियम के वितरण के आधार पर लगाते हैं। यदि महाविस्फोट, बिग बैंग के बाद के शुरुआती मिनटों, यानी प्राथमिक न्यूक्लियोसिंथेसिस के दौरान डार्क मैटर साधारण पदार्थ के साथ अंतःक्रिया करता, तो इससे तत्वों का वह अनुपात बदल सकता था जिसे हम आज देखते हैं। खगोलीय अवलोकन इस अनुपात को बहुत सटीकता से मापते हैं और इस तरह की किसी भी अंतःक्रिया पर कठोर सीमाएं लगाते हैं। इन सूक्ष्म प्रभावों की खोज डार्क मैटर अनुसंधान में एक और महत्वपूर्ण दिशा है। इसमें सैद्धांतिक भौतिकविदों, प्रयोगकर्ताओं और अवलोकन करने वाले खगोलविदों के संयुक्त प्रयासों की आवश्यकता है। भले ही प्रयोगशाला में कणों का सीधा पता लगाना असंभव साबित हो, फिर भी शायद हम डार्क मैटर के उन गुणों के बारे में जान सकते हैं जो इस दृश्यमान दुनिया पर पड़ने वाले इसके सूक्ष्म प्रभाव का अध्ययन करके मिलते हैं। डार्क मैटर पर मनन हमें अनिवार्य रूप से ब्रह्मांड में हमारी स्थिति के बारे में अधिक गहरे दार्शनिक प्रश्नों की ओर ले जाता है। यह एहसास कि हम, हमारा ग्रह, तारे और वह सब कुछ जो हम कभी देख सकते हैं, एक विशाल अदृश्य सागर में केवल एक छोटी 5% की मिलावट है, हमारे मानव केंद्रित दृष्टिकोण पर एक बहुत बड़ा आघात है। यह खोज कोपर्निकस की उन खोजों के समकक्ष है जिन्होंने दिखाया था कि पृथ्वी ब्रह्मांड का केंद्र नहीं है, और हबल की उन खोजों के भी जिन्होंने यह साबित किया था कि हमारी आकाशगंगा अरबों में से केवल एक है। अब हम समझते हैं कि हम न केवल केंद्र में नहीं हैं, बल्कि हम ब्रह्मांड के प्रमुख प्रकार के पदार्थ से भी नहीं बने हैं। हम दृश्य पदार्थ के एक छोटे से द्वीप पर रहते हैं जो अंधकार के अथाह सागर से घिरा हुआ है। यह हमें वास्तविकता के मूल स्वरूप पर विचार करने के लिए मजबूर करता है। और क्या है जो हम देख नहीं पा रहे हैं? कौन से अन्य नियम और सत्ताएं हमारे उपकरणों और हमारी समझ से छिपी हुई है? डार्क मैटर का यह रहस्य हमें याद दिलाता है कि हम वास्तव में कितना कम जानते हैं। यह हमें विनम्रता सिखाता है और साथ ही आगे की खोजों के लिए प्रेरित भी करता है। इस पहेली का समाधान महज एक और वैज्ञानिक खोज नहीं होगा। यह हमारे विश्व दृष्टिकोण को मौलिक रूप से बदल देगा। यह हमें ब्रह्मांड के 85% पदार्थ तक पहुंच प्रदान करेगा और संभवतः एक बिल्कुल नई भौतिकी से भी परिचित कराएगा जो हमारी वर्तमान समझ की सीमाओं से परे है। यह मानवता के सामने खड़ी सबसे बड़ी बौद्धिक चुनौतियों में से एक है, और यह तथ्य कि हम, साधारण पदार्थ से बने जीव, ऐसे प्रश्न पूछ सकते हैं और उनके उत्तर खोज सकते हैं, यह अपने आप में ही एक चमत्कार है। आइए डार्क मैटर के अस्तित्व के सबसे ठोस सबूतों में से एक, पुलेट क्लस्टर, पर वापस चलते हैं। यह एक अनोखी संरचना है जिसे अक्सर डार्क मैटर रिसर्च में सुनहरा मानक, गोल्ड स्टैंडर्ड कहा जाता है। पुलेट क्लस्टर, जिसका आधिकारिक नाम 1A0657-56 है, वास्तव में ब्रह्मांडीय समय के हिसाब से हाल ही में हुए दो विशाल गैलेक्सी समूहों की टक्कर का परिणाम है। यह टक्कर लगभग 15 करोड़ साल पहले हुई थी, जब ये दोनों क्लस्टर अत्यधिक गति से एक दूसरे के आर पार गुजरे, तो इनके घटकों ने अलग अलग तरह से व्यवहार किया। समूहों में मौजूद सामान्य यानी बैरियोनिक पदार्थ का अधिकांश हिस्सा तारों में नहीं, बल्कि गर्म अंतर गैलेक्सी गैस के रूप में मौजूद है। टक्कर के दौरान दोनों क्लस्टर के गैस के बादल आपस में टकराए। उन्होंने भारी प्रतिरोध का अनुभव किया, लाखों डिग्री तक गर्म हो गए और उनकी गति धीमी हो गई।
हम चंद्रा जैसे एक्स-रे टेलीस्कोप की मदद से इस गैस को देख सकते हैं और यह मुख्य रूप से टकराव के केंद्र में दो दूर होती गैलेक्सी समूहों के बीच में फंसा हुआ है। तारों से बनी गैलेक्सियां खुद गैस के बादलों की तुलना में काफी छोटी होती हैं, इसलिए वे बुलेट की तरह लगभग बिना किसी रुकावट के एक दूसरे के आर पार गुजर गईं। लेकिन सबसे दिलचस्प बात तब सामने आती है जब हम गुरुत्वाकर्षण लेंसिंग का उपयोग करके प्राप्त इस क्लस्टर के द्रव्यमान वितरण के नक्शे को देखते हैं। यह नक्शा दिखाता है कि असली गुरुत्वाकर्षण द्रव्यमान कहाँ मौजूद है और यह गर्म गैस वाली जगह पर नहीं है। द्रव्यमान के दो मुख्य शिखर ठीक वहीं स्थित है जहां गैलेक्सी समूह मौजूद है, जो पहले ही एक दूसरे को पार कर चुके हैं। इसका मतलब ये है कि क्लस्टर का मुख्य द्रव्यमान बिना धीमा हुए इस टक्कर से गुजर गया, जबकि दृश्य पदार्थ गैस का बड़ा हिस्सा धीमा हो गया। यह डार्क मैटर और बैरियोनिक पदार्थ के अलग होने का सीधा अवलोकन है। संशोधित गुरुत्वाकर्षण के सिद्धांतों के साथ इस घटना की व्याख्या करना बेहद मुश्किल है, क्योंकि वे गुरुत्वाकर्षण प्रभाव को सीधे दृश्य पदार्थ से जोड़ते हैं। बुलेट क्लस्टर स्पष्ट रूप से दिखाता है कि कोई ऐसी चीज मौजूद है जिसमें द्रव्यमान तो है, लेकिन जो विद्युत चुंबकीय रूप से संपर्क नहीं करती। यह मूल रूप से डार्क मैटर की कार्य करते हुए खींची गई एक तस्वीर है। हाल के वर्षों में खगोलविदों ने कुछ ऐसी बेहद अजीब आकाशगंगाओं की खोज की है जो डार्क मैटर को लेकर हमारी समझ को चुनौती देती दिखती है। इन्हें तथाकथित डार्क मैटर रहित आकाशगंगाएं कहा जाता है। इनमें से एक सबसे प्रसिद्ध है अल्ट्रा डिफ्यूज आकाशगंगा, जिसे एनजीसी 100.2 नाम दिया गया है। इस आकाशगंगा में तारा समूहों की गति पर किए गए अवलोकनों से पता चला कि इसका कुल द्रव्यमान लगभग पूरी तरह से इसके तारों के द्रव्यमान से ही समझाया जा सकता है। यानी डार्क मैटर के लिए वहां या तो कोई जगह नहीं है या फिर उसकी मात्रा असामान्य रूप से कम है। ये बहुत अप्रत्याशित था, क्योंकि ये माना जाता है कि आकाशगंगाएं, खासकर इतनी धुंधली, केवल डार्क मैटर के विशाल प्रभामंडल हलो के अंदर ही बन सकती है। बाद में एक और ऐसी ही आकाशगंगा DF4 भी खोजी गई। पहली नजर में यह खोज डार्क मैटर के अस्तित्व के खिलाफ एक मजबूत तर्क लगती है। अगर ये आकाशगंगाओं के निर्माण के लिए इतनी जरूरी है, तो कोई आकाशगंगा इसके बिना कैसे अस्तित्व में रह सकती है? हालांकि विरोधाभासी रूप से कई भौतिक विज्ञानी इसे उलटे डार्क मैटर मॉडल की एक मजबूत पुष्टि मानते हैं। ऐसा इसीलिए क्योंकि यह दर्शाता है कि डार्क मैटर एक वास्तविक पदार्थ है जिसे सामान्य पदार्थ से अलग किया जा सकता है। यदि आकाशगंगाओं का असामान्य घुमाव गुरुत्वाकर्षण के किसी संशोधित नियम का परिणाम होता, तो यह प्रभाव बिना किसी अपवाद के सभी आकाशगंगाओं में दिखाई देना चाहिए था। ऐसी कोई आकाशगंगा नहीं हो सकती थी जहां यह बंद हो। लेकिन अगर डार्क मैटर सचमुच में एक पदार्थ है, तो ऐसे परिदृश्य की कल्पना की जा सकती है जहां यह उस गैस से अलग हो गया हो जिससे बाद में तारे बने। उदाहरण के लिए, किसी सघन समूह में जटिल गुरुत्वाकर्षण इंटरैक्शन के परिणामस्वरूप ऐसा हो सकता है। डार्क मैटर की अलग अलग मात्रा वाली आकाशगंगाओं का अस्तित्व, यानी जहां यह लगभग अनुपस्थित है से लेकर जहां यह पूरी तरह से हावी है, यह दर्शाता है कि ये दो अलग अलग घटक हैं, न कि कोई एकल प्रभाव। हालांकि ऐसी आकाशगंगाओं के निर्माण की सटीक प्रक्रिया अभी भी बहस का विषय है, लेकिन उनका अस्तित्व ब्रह्मांड की समग्र तस्वीर में एक दिलचस्प मोड़ जोड़ता है। डार्क मैटर की खोज का सबसे रोमांचक हिस्सा यह है कि यह भौतिकी की कुछ सबसे बड़ी अनसुलझी पहेलियों से जुड़ा हो सकता है। हमने पहले ही जिक्र किया है कि वेम्स की अवधारणा सुपरसिमेट्री के सिद्धांत से कैसे मेल खाती है। सुपरसिमेट्री को हायरार्की प्रॉब्लम नाम की समस्या का समाधान देने के लिए पेश किया गया था। यह समस्या यह पूछती है कि हिग्स बोसोन सिद्धांत की भविष्यवाणी से इतना हल्का क्यों है और गुरुत्वाकर्षण बाकी सभी मूल बलों से इतना कमजोर क्यों है। सुपरसिमेट्री इन समस्याओं का एक शानदार समाधान देती है, लेकिन इसके लिए बहुत सारे नए कणों
जिन्हें सुपर पार्टनर्स कहते हैं, के अस्तित्व की भविष्यवाणी करती है। अगर इनमें से सबसे हल्का कण स्थिर स्टेबल है, तो यह डार्क मैटर के लिए एकदम सही उम्मीदवार बन जाता है। यानी अगर हम लार्ज हैड्रॉन कोलाइडर LHC पर सुपरसिमेट्री खोज लेते हैं, तो यही अपने आप में डार्क मैटर की प्रकृति का खुलासा भी होगा। एक और महत्वपूर्ण कड़ी है पदार्थ और प्रतिपदार्थ, मैटर एंड एंटी मैटर की असमता की पहेली। बिग बैंग के दौरान पदार्थ और प्रतिपदार्थ की बराबर मात्रा बननी चाहिए थी, लेकिन आज ब्रह्मांड में लगभग सिर्फ पदार्थ ही दिखाई देता है। पदार्थ की जीत कैसे हुई? कुछ सिद्धांत ये सुझाव देते हैं कि इस असमता के पीछे जो क्रियाविधि मैकेनिज्म काम कर रही थी, उसी ने डार्क मैटर के कणों को भी बनाया होगा। असिमेट्रिक डार्क मैटर, एसिमेट्रिक डार्क मैटर मॉडल भी मौजूद है, जो मानते हैं कि ब्रह्मांड में डार्क मैटर की मात्रा संयोग नहीं है, बल्कि यह सीधे हमारे सामान्य यानी बैरियोनिक पदार्थ की मात्रा से जुड़ी हुई है। और अंत में डार्क मैटर का संबंध वृहत एकीकरण, ग्रैंड यूनिफिकेशन और स्ट्रिंग थ्योरी जैसे सिद्धांतों से भी है। ये मौलिक सिद्धांत ब्रह्मांड के सभी बलों और कणों को एक ही गणितीय ढांचे में समेटने की कोशिश करते हैं। इनमें से लगभग हर सिद्धांत कुछ नए, बहुत कमजोर ढंग से इंटरैक्ट करने वाले कणों की भविष्यवाणी करता है, जो डार्क मैटर की भूमिका निभा सकते हैं। इसीलिए डार्क मैटर की पहेली महज खगोल विज्ञान की कोई अकेली समस्या नहीं है, बल्कि यह वह चाबी है जो हमें प्रकृति के मूलभूत नियमों की कहीं ज्यादा गहरी समझ की ओर ले जा सकती है। आइए वापस एक्सियंस पर आते हैं और देखते हैं कि यह परिकल्पना पिछले कुछ सालों में इतनी लोकप्रिय क्यों हो रही है, खासकर जब हमें WIMP, VIMP कणों से कोई संकेत नहीं मिल रहा है। जैसा कि हमने पहले चर्चा की, एक्सियनों को क्वांटम क्रोमोडायनेमिक्स QCD में मौजूद प्रबल CP समस्या, स्ट्रॉन्ग CP प्रॉब्लम को हल करने के लिए लाया गया था। यह QCD वह सिद्धांत है जो प्रबल नाभिकीय अंतःक्रिया, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर इंटरैक्शन का वर्णन करता है। इस सिद्धांत में एक ऐसा पद टर्म मौजूद है जिसके कारण CP समरूपता, CP सिमेट्री का उल्लंघन होना चाहिए। इसका मतलब यह है कि न्यूट्रॉन में एक मापने योग्य विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, इलेक्ट्रिक डिपोल मोमेंट होना चाहिए। मगर प्रयोग दर्शाते हैं कि यदि यह आघूर्ण मौजूद भी है, तो यह अविश्वसनीय रूप से छोटा है, अनुमानित मान से कई परिमाणों तक कम। पैकेक्विन सिद्धांत इस समस्या को एक नए क्षेत्र फील्ड को प्रस्तुत करके हल करता है, और इसी क्षेत्र का क्वांटम एक्सियन कहलाता है। यह क्षेत्र सिद्धांत में मौजूद उस अनावश्यक पद को गतिशील रूप से शून्य कर देता है, जिस कण की कल्पना कण भौतिकी, पार्टिकल फिजिक्स की एक समस्या को सुलझाने के लिए की गई थी। अगर वही कण शीतल डार्क मैटर, कोल्ड डार्क मैटर के लिए एक उत्कृष्ट उम्मीदवार बन जाए, तो यह उसके पक्ष में एक बहुत ही प्रबल तर्क है। शुरुआती ब्रह्मांड में उत्पन्न होकर एक्सियन तथा कथित बोस-आइंस्टाइन कंडेंसेट बनाते हैं और एक विशाल सुसंगत तरंग कोहेरेंट वेव की तरह व्यवहार करते हैं। इससे कुछ दिलचस्प भविष्यवाणियां सामने आती हैं। उदाहरण के लिए, अपनी तरंग प्रकृति के कारण एक्सियन डार्क मैटर विम्प कणों की तुलना में छोटे पैमाने पर अधिक सपाट संरचनाएं, स्मूथ स्ट्रक्चर्स बना सकता है, जिससे कस्प प्रॉब्लम हल होने की संभावना है। इसके अलावा अति हल्के एक्सियन तारे, एक्सियन स्टार्स या बोसोन स्टार्स जैसे विदेशी एक्सोटिक पदार्थ बना सकते हैं। ये विशाल गुच्छे होते हैं जो अपने स्वयं के गुरुत्वाकर्षण ग्रेविटी द्वारा टिके रहते हैं। एक्सियनों की खोज अनुसंधान का एक बहुत ही सक्रिय क्षेत्र है। ADMX जैसे प्रयोगों के अलावा, जो एक्सियनों के फोटॉन में परिवर्तित होने की तलाश करते हैं, अन्य कई दृष्टिकोण भी मौजूद हैं। उदाहरण के लिए, एक्सियन सूर्य के केंद्र क्योर से उत्सर्जित हो सकते हैं और शक्तिशाली चुंबकीय क्षेत्रों में एक्स-रे किरणों में बदल सकते हैं। कास्ट जैसे एक्सियन हेलियोस्कोप जो CERN में स्थित है, इसी परिवर्तन को रिकॉर्ड करने का प्रयास कर रहे हैं। इसके अलावा
ऐसी भी धारणाएं हैं कि एक्शन क्षेत्र साधारण कणों के स्पिन एस स्पिन पर क्या प्रभाव डाल सकता है, और इसी सिद्धांत पर कास्पर जैसे प्रयोग आधारित हैं। खोज का यह दायरा बहुत विस्तृत है और कई भौतिकविदों का मानना है कि अगली बड़ी सफलता हमें इसी क्षेत्र में मिल सकती है। हमारी इस यात्रा के निष्कर्ष पर आइए हम एक बार फिर इस बात पर जोर दें कि हम डार्क मैटर के अस्तित्व को लेकर इतने आश्वस्त क्यों हैं। भले ही हम यह न जानते हों कि यह चीज क्या है, इसके प्रमाण अनेक स्वतंत्र और बिल्कुल भिन्न भिन्न पैमानों स्केल्स पर मौजूद स्रोतों से आते हैं। पहला प्रमाण, आकाशगंगाओं के घूमने की वक्र रेखाएं, रोटेशन कर्व्स। आकाशगंगाओं के बाहरी किनारे पर स्थित तारे बहुत तेजी से घूमते हैं, जो एक विशाल अदृश्य द्रव्यमान इनविजिबल मैस की उपस्थिति को दर्शाता है। दूसरा प्रमाण, समूह क्लस्टर्स में मौजूद आकाशगंगाओं की गतिशीलता डायनामिक्स। ये आकाशगंगाएं इतनी तेजी से चलती हैं कि यदि उन्हें अतिरिक्त गुरुत्वाकर्षण द्वारा रोका न जाता तो ये समूह बहुत पहले ही बिखर चुके होते। तीसरा प्रमाण, गुरुत्वीय लेंसिंग ग्रेविटेशनल लेंसिंग। विशालकाय समूह दूर की वस्तुओं से आने वाले प्रकाश को उनकी दृश्यमान विजिबल मात्रा से कहीं ज्यादा मोड़ देते हैं। इस विधि से तैयार किए गए द्रव्यमान वितरण के मानचित्र मास डिस्ट्रीब्यूशन मैप्स विशाल डार्क मैटर प्रभामंडलों अलोस की उपस्थिति दिखाते हैं। चौथा प्रमाण, कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड सीएमबी। अवशेष विकिरण उरेलिक रेडिएशन में तापमान में आए उतार चढ़ाव की संरचना की व्याख्या तभी की जा सकती है जब प्रारंभिक ब्रह्मांड में सामान्य पदार्थ की तुलना में 5 गुना अधिक शीतल डार्क मैटर कोल्ड डार्क मैटर मौजूद रहा हो। पांचवां प्रमाण, ब्रह्मांड की वृहद स्तरीय संरचना लार्ज स्केल स्ट्रक्चर। आकाशगंगाओं और खाली स्थानों वॉइड्स के जिस कॉस्मिक वेब को हम देखते हैं उसे कंप्यूटर सिमुलेशन में केवल तभी दोहराया जा सकता है जब डार्क मैटर मौजूद हो जिसने गुरुत्वाकर्षण का प्रारंभिक ढांचा तैयार किया। छठा प्रमाण, बुलेट क्लस्टर और इसी तरह की अन्य संरचनाएं जहां हम डार्क मैटर और सामान्य पदार्थ के बीच सीधा स्थानिक अलगाव स्पेशल सेपरेशन देख सकते हैं। 18 इन सभी प्रमाणों का समूह डार्क मैटर की परिकल्पना को आधुनिक विज्ञान में सबसे ज्यादा ठोस और सिद्ध परिकल्पनाओं में से एक बनाता है। इसे खारिज करने का मतलब होगा एक वैकल्पिक व्याख्या ढूंढना जो इन सभी विविध अवलोकनों के साथ एक ही समय में सामंजस्य बिठा सके, और यह एक अत्यंत जटिल कार्य है। इसलिए वैज्ञानिक समुदाय भारी बहुमत से आश्वस्त है कि डार्क मैटर वास्तविक है। अब मुख्य प्रश्न यह नहीं है कि क्या यह है, बल्कि यह है कि यह क्या है। तो ब्रह्मांड की उन गहरी अंधेरी गुफाओं से हमारी यह लंबी और शांत यात्रा अब समाप्ति की ओर है। हमने देखा कि किस तरह तेज गति से घूमते सितारों और विकृत होते प्रकाश के अवलोकनों ने वैज्ञानिकों को एक अदृश्य पदार्थ के अस्तित्व में विश्वास दिलाया जो हमारे ब्रह्मांड के अधिकांश द्रव्यमान का निर्माण करता है। हमने जाना कि डार्क मैटर महज धुंधले तारे या धूल नहीं है, बल्कि यह कुछ ऐसा है जो मौलिक रूप से नया है, जो हमारे ज्ञात भौतिकी के नियमों से बाहर है। हमने धरती की सबसे गहरी खदानों और सबसे शक्तिशाली कोलाइडरों में झांका, जहां इस समय उन मायावी कणों की जोरदार खोज चल रही है, चाहे वे भारी WIMs हों या फिर पंख की तरह हल्के एक्सियंस। हम समझ चुके हैं कि इस अदृश्य वास्तुकार के बिना न तो आकाशगंगाएं होती, न तारे, और न ही हम आप होते। लेकिन शायद इस पूरी कहानी का सबसे चौंकाने वाला मोड़ अब आता है। हम एक कण को खोज रहे हैं, हम कणों पर आधारित सिद्धांत बना रहे हैं, लेकिन क्या होगा अगर डार्क मैटर असल में उस अर्थ में कोई कण है ही नहीं जैसा हम सोचते हैं? क्या हो अगर यह स्ट्रिंग थ्योरी द्वारा बताई गई अन्य छिपी हुई आयामों से आने वाले गुरुत्वाकर्षण प्रभावों की अभिव्यक्ति हो, या शायद यह बिग बैंग के शुरुआती क्षणों से बचा हुआ एक अवशिष्ट क्षेत्र हो जो पदार्थ की तरह व्यवहार करता हो। संभव है कि इस पहेली का जवाब केवल एक नए कण की खोज न हो,
बल्कि वास्तविकता की एक पूरी तरह से नई अवधारणा की खोज हो। यही इस ब्रह्मांडीय नाटक का सबसे बड़ा प्लॉट ट्विस्ट है। हमें लगता है कि हम अपने ज्ञान की इमारत में एक लापता ईंट ढूंढ रहे हैं, जबकि असल में शायद हम इस जागरूकता की कगार पर खड़े हैं कि पूरी इमारत ही बिल्कुल अलग नक्शे पर बनी है। ब्रह्मांड के सबसे बड़े रहस्यों पर विचार करते हुए आपने जो समय बिताया, उसके लिए धन्यवाद। मुझे उम्मीद है कि इस चर्चा ने आपको आराम करने और सोने के लिए तैयार होने में मदद की होगी। यदि आपको यह यात्रा पसंद आई है, तो कृपया नए किस्से न चूकने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करें। और अब, इससे पहले कि आप पूरी तरह से नींद की आगोश में चले जाइए, मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं। आपके अनुसार डार्क मैटर वास्तव में क्या है? क्या यह वह कण है जिसे हमने अभी तक खोजा नहीं है? या फिर कुछ पूरी तरह से अलग, जिसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते? अपनी सबसे साहसी थ्योरीज कमेंट्स में लिखें। शुभ रात्रि और मीठे सपने।